हेलो बच्चों। तो आज हम लोग वंशागत की और विविधता के सिद्धांत में हम लोग आज सेकेंड क्लास देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग और भी इंटरेस्ट के साथ में जेनेटिक्स को पढ़ेंगे और आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात जानेंगे जो नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें से बोर्ड क्लास के लिए भी थ्योरी वगैरह या जो डेफिनेशंस वगैरह रहती है वो सब आते रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पूरे नियम मेंडल के लॉ के बारे में पूरा जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारा पार्ट 1 हम लोग कल देख चुके थे इससे पहले वाले क्लास में। इसके बाद ये जो सेकेंड क्लास है पार्ट 2 है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या चीजें आती है। तो जिसमें आती है बैक क्रॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस के बारे में, हाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंसी। तो ये सब टॉपिक जो रहती है वो पार्ट 2 में आती है और इसी के कॉन्सेप्ट के बेस में हम लोग जितने भी और लॉ दिया गया है जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, को डोमिनेंसी, इन सब को भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा आज का वो क्या है, बैक क्रॉस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बैक क्रॉस को। ठीक है, तो क्या हुआ, मेंडल के संकरण प्रयोग जो देखे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्रॉस और आता है, कौन सा, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या क्या होती है उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो बैक क्रॉस का मतलब होता है एक संकर हाइब्रिड और उसके किसी भी जनक के बीच में जब क्रॉस होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का अप्रभावी व्यक्ति के साथ में क्रॉस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, और जब भी टेस्ट क्रॉस होता है तो उसका रेशियो जो आती है ना 1:1 आती है, और उसको हम लोग करके भी देखेंगे कि क्या होती है। तो देखते हैं यहाँ से कि टेस्ट क्रॉस वगैरह क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस क्या होती है जानते हैं। तो हम लोग पेरेंट्स को लेते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स वाला जो जीनोटाइप रहता है उसको लेते हैं हम लोग। तो इसमें मेल लेते हैं और फीमेल। तो मेल में हम लोग ले रहे हैं मान लो कैपिटल टी, और यहाँ पर ले रहे हैं हम स्मॉल टी, स्मॉल टी। जब भी F1 जनरेशन आती है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आते हैं, मतलब ये F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन जब आती है तो आल प्लांट क्या होते हैं, टॉल होते हैं। जब इसके बीच में सेल्फिंग कराया जाता है, सेल्फिंग, तो सेल्फिंग कराने से कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में कराने से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बनती है, जिसको हम लोग चेकर बोर्ड के अंदर में लाते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम देखे थे फिनोटिपिक रेशियो जो आया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आया था, और जीनोटिपिक रेशियो जब हम देखे थे तो ये आया था 1:2:1 आया था। ये आया था क्या, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो में हम देखे थे कि ये 3 जो आया था वो टॉल था और एक क्या था, ड्वार्फ। मतलब 3 जो है लंबा पौधा था और एक क्या था, बौना पौधा। जबकि यहाँ पर एक जो आता है कैपिटल टी वाले आते हैं, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 आते हैं, और इधर से स्मॉल टी वाले लोग आते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, बैक क्रॉस में, ये कौन सा वाला बैक क्रॉस को हम पढ़ रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कल देखे थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है। तो हम लोग इसमें जाने थे कि एक लक्षण की वंशागतिकी का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। एक लक्षण की वंशागतिकी किस प्रकार से होती है, वंशागतिकी, एक लक्षण की वंशागतिकी किस प्रकार से होती है उसको हम लोग एकर संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्योंकि हम लोग इसको देख चुके थे, तो फिर बैक क्रॉस क्या है, आज के मतलब क्लास की क्या बात है, बैक क्रॉस का मतलब क्या है। तो बैक क्रॉस को हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि F1 जनरेशन में जो आती है, F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप आता है, जीनोटाइप का पेरेंट के साथ में क्रॉस, पेरेंट्स के जीनोटाइप के साथ क्रॉस कराने पर क्या होती है उसको जानेंगे। तो देखो पेरेंट्स यहाँ पर कितने हैं, F1 जनरेशन का मतलब इसका है ना, इसका पेरेंट्स ये दोनों है, तो दोनों के साथ में कैसे होगा उसको जानते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, इधर से क्या रहेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और मान लो हम लोग इसके इस पेरेंट के साथ पहले करा रहे हैं, तो यहाँ से जब होमोजाइगस रहता है तो एक ही टाइप के आते हैं। तो यहाँ पर से क्या होगा, गेमिट बनने के समय में एक ही टाइप के कोई एक आता है यहाँ से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा।
तो इन दोनों में फिनोटिपिक रेशियो जो दिखाई दे रहा है, एक टॉल दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखा रहा है, ड्वार्फ, तो इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। जबकि जीनोटिपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो ये भी क्या हो जाएगा, 1:1, क्योंकि दो ही क्या बन रहा है, जीनोटाइप बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या किए कि जो F1 जनरेशन के जीनोटाइप का पेरेंट के जीनोटाइप के साथ किए, तो पेरेंट का जीनोटाइप कौन से वाले पेरेंट, तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ में हम किए हैं, डोमिनेंट पेरेंट के साथ में हम लोग किए, तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ में ये रेशियो आया। अब हम चाहते हैं कि इसका रेसेसिव पेरेंट के साथ में करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का हम लोग स्मॉल टी वाले के साथ में क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा और इधर से क्या बनेंगे, स्मॉल टी बनेगा। तो यहाँ पर जो दिखाई देने वाली फिनोटिपिक रेशियो होगी वो भी क्या दिखाई देगी, 1:1, मतलब ये टॉल दिखाई देगा, ये ड्वार्फ। जबकि ये जो दिखाई देंगे जीनोटिपिक रेशियो वो भी क्या दिखाई देंगे, 1:1। तो फिर दोनों में सिमिलरिटी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो क्या बात पता चलता है, इनको हम क्या बोलते हैं, तो देखो इधर हम लिख सकते हैं, जब F1 जीनोटाइप का रेसेसिव पेरेंट्स, मतलब बोलते हैं अप्रभावी पैतृक के जीनोटाइप के साथ क्रॉस कराते हैं, तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, उसे टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि F1 जनरेशन का हम लोग रेसेसिव पेरेंट्स, देखो ये F1 जनरेशन था, तो इसका इस F1 जनरेशन का हम लोग रेसेसिव पेरेंट के साथ में कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलती है, हमें 1:1 मिलती है, ठीक है। और जब हम लोग F1 जनरेशन के जीनोटाइप का डोमिनेंट पेरेंट के साथ में कराते हैं तो भी वही मिलता है। तो लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें देखो ये दोनों जो है ना टॉल दिखाई देंगे, फिनोटिपिक रेशियो में दोनों क्या दिखाई देंगे, टॉल। जबकि यहाँ पर के फिनोटिपिक रेशियो में एक टॉल दिखाई देगा, एक क्या दिखाई देगा, ड्वार्फ दिखाई देंगे। तो जब F1 पीढ़ी के जीनोटाइप का पेरेंट के साथ में, डोमिनेंट पेरेंट के साथ में हम लोग क्रॉस कराते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस। जबकि यहां पर हम जब क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन के जीनोटाइप का किसके साथ में, अप्रभावी पैतृक के साथ में, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। मतलब बोला जाए तो बैक क्रॉस का सीधा सा मीनिंग है, तो बैक क्रॉस का मीनिंग क्या है, बैक क्रॉस का मीनिंग है आउट क्रॉस प्लस टेस्ट क्रॉस बराबर बैक क्रॉस, ठीक है। तो आउट क्रॉस होती है डोमिनेंट पेरेंट के साथ में F1 जीनोटाइप का, जबकि टेस्ट क्रॉस होता है रिसेसिव पेरेंट के साथ में F1 जीनोटाइप का। तो हम यहाँ से क्लियर समझ सकते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस होती है उसमें क्या होता है, तो टेस्ट क्रॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टेस्ट क्रॉस कई बार आया है नीट में कि टेस्ट क्रॉस क्या होती है। तो याद रखना कि F1 जनरेशन में जो भी आते हैं, क्या जो जीनोटाइप, उसका क्या होता है, पेरेंट के साथ में जो बैक क्रॉस किया जाता है, यदि वो बैक क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ में होगा तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, और वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ में होगा तो उसको आउट क्रॉस बोलेंगे। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को याद रखना है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर F2 जनरेशन लिखा है, मतलब ये लिखा है कि F2 जनरेशन के जीनोटाइप का हम लोग जब पेरेंट के साथ में कराते हैं तो क्या मिलता है, हमें टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट मिलता है, ये बोला गया है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम करा के देख सकते हैं, लेकिन हमें सबसे इजीली ये पड़ेगा कि हम जब F1 जनरेशन का ही पेरेंट के साथ में करा देंगे तो हमें इस टाइप का रेशियो देखने को मिलेगा, मतलब टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों समान हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से प्रकार के क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, मतलब लक्षण प्रारूप का अनुपात और जीन प्रारूप का अनुपात समान मिलता है, ठीक है। तो इसको जानना जरूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे देखें, है ना। तो देखो टेस्ट क्रॉस का उपयोग क्या है, तो वो भी जानते हैं हम लोग कि टेस्ट क्रॉस किस लिए कराई जाती है। तो देखते हैं इधर टेस्ट क्रॉस कराने के क्या फायदे हैं। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का उपयोग किसी लक्षण के अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या है बोल रहे हैं, किसी लक्षण के अज्ञात जीनोटाइप का, किसी लक्षण के अज्ञात जीनोटाइप का मतलब जैसे मान लो कैपिटल टी है तो भी तो टॉल आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी है तो भी क्या आता है, टॉल। तो देखो इसमें देखा जाए इन दोनों में, तो इसमें भी टॉल ही आती है और इसमें भी क्या आती है, टॉल। लेकिन हमें यह पता करना है
कि ये जब टॉल आती है तो ये वाला जीनोटाइप होता है कि ये वाला जीनोटाइप होता है। तो मान लो इसकी वजह से जो लक्षण आ रहे हैं, इन दोनों की वजह से टॉल वाला क्या है, लक्षण आ रहा है, तो अज्ञात जीनोटाइप का, अब ये दोनों में से कौन है हमें पता नहीं, तो अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए जो क्रॉस किया जाता है वही क्या है, टेस्ट क्रॉस है। तो अज्ञात जीनोटाइप को कैसे जो है हम लोग वो करते हैं, निर्धारित करते देखते हैं। मेंडल ने F2 जीनोटाइप निर्धारित करने के लिए टेस्ट क्रॉस का आयोजन किया। क्या निर्धारित करने के लिए, F2 जीनोटाइप निर्धारित करने के लिए। F2 जीनोटाइप का मतलब ये वाला जो हम लोग बनाए थे, ये वाला क्या है, F2 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में यही जो जीनोटाइप आता है उसको निर्धारित करने के लिए टेस्ट क्रॉस बनाया गया था। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, यहाँ पर क्या बताया है देखें, ये क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव का मतलब स्मॉल टी वाले लोग हैं, यहाँ पर होमोजाइगस रेसेसिव बोलते हैं इसको। रेसेसिव को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ये भी क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव है ना। अब चूंकि हम लोग टी लेकर हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, है ना, तो एनसीईआरटी ने लिया है डब्लू, स्मॉल डब्लू लिए हैं। तो यहाँ पर स्मॉल डब्लू है ये, और ये क्या है, ये भी स्मॉल डब्लू है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। तो देखना, जब भी होमोजाइगस रहती है कोई एक आती है ना, इन दोनों में से कोई एक को ले सकते हैं, हालांकि दोनों को लेके बताए हैं, कोई एक को ले सकते हैं। इसमें भी क्या है, इन दोनों में से कोई एक को ले सकते हैं, लेकिन दोनों को लिए हैं। अब ये वायलेट वाला जो है प्रभावी डोमिनेंट एलील होता है। फ्लावर का कलर क्या रहती है, बैगनी कलर की रहती है, मतलब वायलेट कलर की रहती है डोमिनेंट में। जो मेंडल के द्वारा लिया गया था 7 लक्षण, उसमें पुष्प का रंग क्या था, बैगनी। तो बैगनी था, तो बैगनी आने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या तो कैपिटल डब्ल्यू हो सकते हैं, या तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में प्रभाविता शो होती है। तो हमें यही जानना है कि इस गुलाबी वाले, इस बैगनी वाले का जीनोटाइप कैसा है। या तो कैपिटल डब्ल्यू होगा, या तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा, वही तो हमें जानना है। तो देखो क्या किए हम लोग, कैपिटल डब्ल्यू वाले के साथ में स्मॉल डब्ल्यू का जब क्रॉस कराए, तो यहाँ पर क्या मिला, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, सब में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मिलेंगे। क्यों, क्योंकि होमोजाइगस जब भी रहते हैं, तो जब जीनोटाइप जब गैमेट बनती है, तो एक ही प्रकार के, समान प्रकार के युग्मक बनते हैं। पहले वाले क्लास में भी हम लोग देख चुके थे, कोई भी जब होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, होमोजाइगस, तो उसमें से जैसे मान लो कैपिटल टी है, तो उसमें से क्या होगा, सिर्फ एक ही टाइप के रहते हैं, जबकि एक ही टाइप के गेमिड बनते हैं। जबकि हेट्रोजाइगस वाले में, तो इसमें हेट्रोजाइगस में क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें 2 प्रकार के क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। कैपिटल टी बनेगा, दूसरा क्या बनेंगे, स्मॉल टी बनेगा। तो यहाँ से हमें जानना है कि ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की वजह से कौन से करेक्टर आएंगे। तो सब में तो एक एक कैपिटल डब्ल्यू है, इसकी वजह से सभी फ्लावर कैसे दिखाई देंगे, वायलेट कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो अननोन फ्लावर है क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस डोमिनेंट बोलने का मतलब क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है। इसका हम लोग ऐसे जब पूरे फ्लावर वायलेट आ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है, तभी जाके पूरे फ्लावर क्या हुए हैं, वायलेट हुए हैं, मतलब बैगनी हुए हैं। लेकिन दूसरे तरफ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, मान लो इसका जीनोटाइप, तब जब कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू रहती है, मतलब जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहते हैं, 2 अलग अलग टाइप के गेमेट बनते हैं। तो अलग अलग टाइप के गेमेट बना, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू बना, यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू, और इधर से हम क्या लिए हैं, स्मॉल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू का स्मॉल डब्ल्यू के साथ में जब क्रॉस होगा, तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनेंगे। यहाँ पर भी क्या बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनेगा। इधर क्या बनेंगे, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू बनेंगे। ये स्मॉल डब्ल्यू के साथ में इस स्मॉल डब्ल्यू का हो रहा है, यहाँ पर भी स्मॉल डब्ल्यू बनेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिसमें भी एक कैपिटल वाला डब्ल्यू है, वो क्या करेगा, डोमिनेंसी शो करेगा, मतलब अपना कलर दिखाएगा। तो ये दोनों, ये वाले क्या हो जाएंगे, वायलेट, ये भी वायलेट, जबकि ये दोनों क्या हो गए, व्हाइट हो गए। मतलब इसमें 50% जो रेशियो जो बना है, वो क्या बना, वायलेट, जबकि 50% क्या बना है, व्हाइट बना। तो हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर व्हाइट, अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो अननोन फ्लावर ये था, वो क्या था, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला जीनोटाइप वाला लिया था। तो टेस्ट क्रॉस से हमें पता चल गया। तो टेस्ट क्रॉस कैसे बोलेंगे फिर, तो जब होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ में करवाते हैं हम लोग क्रॉस, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसको हम लोग पहले ही देख चुके। तो टेस्ट क्रॉस का क्या उपयोगिता है
किसी लक्षण के अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये लक्षण के अज्ञात जीनोटाइप, ये लक्षण आया था वायलेट कलर, इसी के जीनोटाइप क्या था, कैपिटल डब्ल्यू था कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, वही जानने के लिए हम लोग इस क्रॉस को कराते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस का सीधा सा मीनिंग है कि F1 जनरेशन का या संततीय का हम लोग वापस से बैक क्रॉस करवाते हैं पेरेंट के साथ में, तो वो डोमिनेंट के साथ कराते हैं तो आउट क्रॉस बोलते हैं, जबकि रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, और ये पूरा एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी का ये वाला पूरा बात समझ आया होगा, ठीक है। इसके आगे देखें, मेंडल के वंशागतिकी के सिद्धांत का नियम। अब मेंडल ने वंशागतिकी का सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, वंशागतिकी के सिद्धांत या नियम। तो उस नियम के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या क्या नियम दिया गया था। तो पहला नियम जो था, जो मेंडल द्वारा दिया गया था, वो क्या था। तो पहला नियम देखें, तो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंसी। पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जिसमें क्या होता है देखें, लक्षण कारकों मतलब फैक्टर्स नामक इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं। मतलब लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, कारक द्वारा। क्यों, तो ये मेंडल को पता नहीं था तब कि कारक नाम की भी कोई चीज होती है, ये मतलब कोई ना कोई फैक्टर होते हैं, ये बोलता था, उसको ये पता नहीं था कि कोई ना कोई जीन होते हैं, ठीक है। तो लक्षण जो होती है कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, कारक जोड़े में होते हैं, असमान कारकों के जोड़े में एक सदस्य दूसरे पर प्रभावी या हावी हो सकता है। मतलब प्रभाविता का नियम के अनुसार क्या होते हैं कि देखो, ये मान लो कोई लक्षण है ना, इस लक्षण को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, कारक होते हैं, ये बात बोला गया। क्या होते हैं, कारक होते हैं। ये पहला लाइन बोला गया किसके द्वारा, लॉ ऑफ डोमिनेंसी में पहला लाइन यही है कि लक्षण को निर्धारित करने के लिए क्या होते हैं, कारक। तो पहला बात ये था। दूसरा बात, कारक जोड़ों में होते हैं, कारक जोड़ों में होते हैं, जोड़ों में मतलब पेयर में रहेंगे, मतलब दो रहेंगे। कोई भी कारक होंगे जो लक्षण को निर्धारित करते होंगे, वो क्या होंगे, जोड़ों में होंगे, जोड़े मतलब पेयर में होंगे। तीसरा, इन कारक में से एक कारक क्या होगा, एक कारक क्या होगा, प्रभावी, एक कारक क्या होगा, प्रभावी होगा, एक कारक क्या होगा, प्रभावी, जबकि दूसरा कारक क्या होगा, दूसरा कारक अप्रभावी होगा, अप्रभावी। एक कारक क्या होगा, प्रभावी, जबकि दूसरा कारक क्या होगा, अप्रभावी। मतलब बोलने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी या प्रभाविता के नियम में तीन बातों के बारे में बताया गया। क्या, कि लक्षण को निर्धारित करने के लिए क्या होते हैं, कारक, और कारक हमेशा जोड़ों में होते हैं, और तीसरा, उसमें से एक कारक प्रभावी होता है, दूसरा कारक अप्रभावी होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग नियम दिया गया, क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, या इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो पहला नियम वही है कि पहला नियम ये बोलता है कि लक्षण को निर्धारित करने के लिए कारक होते हैं, जबकि बाद में उसी कारक को क्या बोला गया, जीन बोला गया, ठीक है। तो लक्षण को निर्धारित करने के लिए कारक होते हैं, कारक जोड़ों में पाए जाते हैं, और इसमें से एक कारक प्रभावी होता है, दूसरा कारक अप्रभावी होता है। ये बात बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंसी में, प्रभाविता का नियम में, ठीक है। इसके आगे और देखिए, दूसरा नियम विसंयोजन का नियम है। विसंयोजन का बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का नियम है विसंयोजन का नियम। तो ये क्या होती देखते हैं। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब युग्मक निर्माण के दौरान जनकों में मौजूद कारकों एलील्स के जोड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ताकि एक युग्मक को दो कारकों में से केवल एक ही प्राप्त हो सके, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो जानते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बात बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं क्रोमोसोम जो रहती है, जैसे पेयरिंग में रहती है, जैसे पेयर में रहते हैं क्रोमोसोम, तो यहाँ पर एलील्स रहते हैं, है ना। यहाँ पर जीन है, जीन में एलील्स, जैसे मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए है, और इधर है कैपिटल बी, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल बी नाम का क्या है, एलील्स। ये दोनों क्या है, एलील। तो ये दोनों पेयर में है, मतलब ये जब होमोलोगस क्रोमोसोम में रहती है तो ये क्या रहती है, पेयरिंग में रहते हैं। ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों पेयर में है। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये अभी कौन से कंडीशन में, 2n कंडीशन में, मतलब ये है कि ये पेयर मतलब जोड़ों में है अभी ये क्रोमोसोम, लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन युग्मक बनते समय, युग्मक बनते समय, युग्मक बनते समय, युग्मक बनते समय क्या होगा। तो देखिए कि युग्मक बनते समय में क्या होती है। तो जब युग्मक बनता है तो एक जो क्रोमोसोम रहेंगे अलग में आएंगे, और दूसरा क्रोमोसोम रहेंगे अलग गैमेट में आएंगे। मतलब ये है
कि दोनों क्या हो गए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक विसंयोजन, विसंयोजित हो गए। कल तक दोनों साथ में रहते थे, अब आज क्या हो गए, अलग। क्यों? क्योंकि जब भी गैमेट बनती है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब आधी गुणसूत्र एक में आ जाती है, आधी गुणसूत्र दूसरे में चली जाती है। मतलब ये है कि यहाँ पर मियोसिस होगा, और हमेशा युग्मक बनने के टाइम में क्या होती है, मियोसिस। और मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं में होती है और द्विगुणित से वो अगुणित बना देती है, तो इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो युग्मक बनते समय में क्या होगा, एक एलील जो रहेंगे ये इसमें क्या आ गया, कैपिटल ए वाला एलील आ गया, और इसमें कैपिटल बी वाला एलील आ गया, जबकि इसमें स्मॉल ए वाला एलील आ गया और इसमें स्मॉल बी वाला एलील आ गया। मतलब क्या हुआ, ये दोनों जोड़ी एलील एक साथ रहते थे पहले, लेकिन अब क्या हुआ, युग्मक जब बना तो दोनों अलग अलग हो गए। मतलब क्या हो गए, विसंयोजित हो गए। मतलब इसको जुदा होना पड़ा, एक दूसरे से अलग होना पड़ा। क्यों? क्योंकि युग्मक बनाना था इसीलिए। और युग्मक बनते समय में ही क्या होती है, एक जोड़ी जो एलिल्स रहती है वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती है। और देखो अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये क्रोमोसोम इसका जोड़ी ये था, इसके साथ में जोड़ी था, और इस एलील का इसके साथ में जोड़ी था। ठीक है, तो जब ये क्रोमोसोम अलग हुआ तो क्या हो गए, ये वाला दोनों एलील अलग अलग हो गए और ये वाला दोनों एलील अलग। मतलब ये अपने साथी को अलग अलग कर दिया, ये भी अपने साथी को अलग कर दिया। तो वही बात बता रहे हैं, युग्मक निर्माण के दौरान जनकों में मौजूद कारको एलील के जोड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये जोड़ा क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हो गए, ताकि एक युग्मक को दो कारकों में से केवल एक प्राप्त हो सके। तो देखो एक युग्मक को केवल एक ही क्या मिला है, एलील मिला है। ठीक है, अब देखें, सम युग्मजीय जनक समान युग्मक पैदा करते हैं, विषम युग्मजीय जनक दो प्रकार के युग्मक समान अनुपात में पैदा करते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पर जैसे मान लो दोनों कैपिटल ए है, तो दोनों में से कोई एक कैपिटल ए ही हो सकता है। जबकि मान लो स्मॉल ए है, तो दोनों में से कोई एक स्मॉल ए हो सकता है। जबकि कैपिटल ए स्मॉल ए रहेगा तो यहाँ से कैपिटल ए भी बनेगा और स्मॉल ए भी बनेगा, लेकिन दोनों अलग अलग में बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहीं पर मैं कैपिटल ए लिया रहता तो इधर भी कैपिटल ए आता, इधर भी कैपिटल ए आता, लेकिन दोनों कहीं हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो दोनों में क्या होगा, समान अनुपात में, इधर भी अनुपात है उधर भी अनुपात, एक एक अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विसंयोजन का नियम। तो सीधी सी बात है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये विसंयोजन का नियम में सीधा सा लाइन बोलना है क्या, कि युग्मक निर्माण के दौरान में जब कारक जोड़ों में होते हैं तो युग्मक निर्माण के दौरान उसको अलग होना पड़ता है, मतलब विसंयोजित होना पड़ता है अलग अलग। तो उसी को हम लोग बोलते हैं विसंयोजन का नियम, और युग्मक बनने के समय में ही ऐसा होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भी नियम समझ आया होगा। ठीक है, इसके आगे और देखें। ठीक है, प्रभाविता के नियम को यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताए हैं। इससे पहले यहाँ पर जो पढ़े हम लोग, इसमें एक्सेप्शन वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग, प्रभाविता के नियम में एक्सेप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं एक्सेप्शन मतलब अपवाद। प्रभाविता के नियम में क्या होती है, अपवाद होती है। तो इस अपवाद को भी जानते हैं हम लोग। तो प्रभाविता का नियम बोलता है कि एक दोनों कारकों में से एक वाला प्रभावी रहता है, दूसरा वाला अप्रभावी रहता है, ये बोलता है। लेकिन अपवाद क्या है यहाँ पर, सह प्रभाविता इसका क्या है, अपवाद प्रभाविता, और दूसरा क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, ये दोनों क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी या बोला जाए प्रभाविता का नियम का क्या है, अपवाद है। कौन कौन, सप्रभाविता एंड अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, और यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका भी अपवाद होगा, तो इसका भी एक्सेप्शन है अपवाद। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन के केस में, मतलब दोनों क्रोमोसोम कहीं एक साथ एक गैमेट में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन के केस में क्या होती है, यदि दोनों जोड़े मतलब दोनों क्रोमोसोम, ये देखो गैमेट जब बना तो दोनों क्या हुआ, एक एक में आ गए। ठीक है, दोनों जोड़े में से एक एक में आ गए। यदि मान लो यही एक एक में नहीं गया रहता, एक में ही दोनों क्रोमोसोम आ जाता और एक को कुछ भी नहीं मिलता, जीरो रहता उसमें, तो क्या होता है, इसको ही बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। और इसी की वजह से टर्नर सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स नॉट क्रोमोसोम मतलब जिसमें कोई क्रोमोसोम नहीं होता वही मिल जाता है, तो एक्स नॉट क्रोमोसोम की वजह से टर्नर सिंड्रोम होते हैं। तो ये भी जानना है हमें, नॉन डिसजंक्शन के केस में ऐसा कहानी होता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, प्रभाविता की अवधारणा को देखें हम लोग। हेट्रोजाइगस विषम युग्मजीय में प्रभावी और अप्रभावी एलील होते हैं, है ना। विषम युग्मजीय में प्रभावी और अप्रभावी एलील का मतलब
हेट्रोजाइगस का मतलब होता है जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो इसमें ए वाले क्या है, प्रभावी है, और स्मॉल ए वाले लोग क्या है, अप्रभावी। कैपिटल ए वाले लोग क्या है, प्रभावी, जबकि स्मॉल ए वाले लोग क्या है, अप्रभावी। तो ये सब चीज को भी जानना है, दोनों एलील होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। इधर देखें, सामान्य असंशोधित एलील एक सामान्य एंजाइम पैदा करता है जो एक सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन में संशोधित एलील और असंशोधित एलील के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये सेम सेंस म्यूटेशन की बात कर रहा है, सेम सेंस म्यूटेशन। चूंकि एनसीईआरटी का सीक्वेंस है और कहीं पर भी दिया है इसको, तो इसलिए हम लोग इस यहाँ पर जानते हैं क्या हो रहा है। सेम सेंस म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, यदि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एंजाइम होता है, ठीक है, और ये एंजाइम को बनाती कौन है, एंजाइम बना हुआ रहता है किससे, प्रोटीन से। किससे बना रहता है, प्रोटीन। प्रोटीन बना हुआ रहता है किससे, तो बना हुआ रहता है आरएनए से। आरएनए बना हुआ रहता है किससे, तो बना हुआ रहता है डीएनए से। मतलब एक्चुअल में ये डीएनए है, और डीएनए में है ना ऐसे जीन पाए जाते हैं, वही क्या बनाती आरएनए, और वही आरएनए बनाते प्रोटीन, और वही प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम। अब क्या हुआ, डीएनए में म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन। डीएनए में क्या हुआ, उत्परिवर्तन, मतलब यहाँ का नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस चेंज हो गया। जैसे मान लो एडेनिन की जगह में यहाँ पर थाइमिन आ गया, एडेनिन की जगह क्या आ गया, थाइमिन। जब एडेनिन की जगह थाइमिन आया तो भी वैसा ही एंजाइम बना, वैसा ही एंजाइम बना। मतलब जब एडेनिन था तो भी वैसी एंजाइम बनता था, और थाइमिन था तो भी वैसी एंजाइम बना। मतलब उत्परिवर्तन हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसको कि वही टाइप का एंजाइम बन रहा था, तो क्या होगा, इसको सेम सेंस म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब अलील एक सामान्य एंजाइम पैदा करता है जो एक सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए आवश्यक है, तो सामान्य वाले में असंशोधित मतलब क्या होगा, सेम सेंस म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन वही है ना, किसी का बिगाड़ना चाहो तो भी बन जाता है वाली बात। तो यहाँ पर बिगाड़ा तो है लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ उसको, सेम टू सेम क्या हो गए, एंजाइम बने, तो उसको बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। और उसके बाद में और भी देखते हैं, सामान्य या कम कुशल एंजाइम इस मामले में संशोधित एलील असंशोधित एलील की तरह ही फेनोटाइप पैदा करता है या प्रभावी हो जाता है। तो देखो इसमें क्या होगा, है ना, वही वाले है यहाँ पर, है ना, ये वाला बात को सेम सेंस म्यूटेशन के लिए बोला गया है। सामान्य या कम कुशल एंजाइम, इसमें क्या होता है, मिस सेंस म्यूटेशन है, ये मिस सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन। मतलब सेम सेंस म्यूटेशन में क्या हुआ, जैसा एंजाइम पहले बनता था, सेम म्यूटेशन होने के बावजूद भी क्या हुआ, वैसे ही टाइप के एंजाइम बने, वैसे टाइप के सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। यहाँ पर मिस सेंस म्यूटेशन में क्या हुआ, तो यहाँ पर जो एंजाइम बना, एंजाइम बना वह कार्य में ज्यादा सक्षम नहीं था, मतलब कम सक्षम था। ऐसा एंजाइम बना, ये तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज कर रहा था ये एंजाइम, लेकिन कम मात्रा में कर रहा था, फिर भी अपना प्रभाव दिखाई रहा था। तो कम प्रभाव वाला एंजाइम बन रहा था यहाँ पर, किसमें, मिस सेंस म्यूटेशन में। तो उसको बोलते हैं हम लोग सामान्य कम कुशल एंजाइम, इस मामले में संशोधित एलील असंशोधित एलील की तरह ही फिनोटाइप पैदा करता है। वही बात बताया मैंने कि संशोधित एलील का मतलब, मिस सेंस का मतलब, ये चेंज तो हुआ था, डीएनए में सीक्वेंस चेंज हुआ था, उत्परिवर्तन हुआ, और उत्परिवर्तन होने के बाद भी वैसा ही एंजाइम बना रहा था जैसा एंजाइम उत्परिवर्तन से पहले, लेकिन इस बार का प्रभाव क्या था, कम था। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिस सेंस म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिस सेंस। और इसके बाद एक और आता है तीसरा नंबर का, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन, तो नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या होगा कि जब कोई प्रकार का म्यूटेशन उत्परिवर्तन होगा तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम ही नहीं बन पाया। और एंजाइम नहीं बन पाया का रीजन क्या है, कि प्रोटीन नहीं बना। प्रोटीन क्यों नहीं बना, आरएनए नहीं बने। आरएनए क्यों नहीं बने, डीएनए में म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन, जिसकी वजह से नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, कोई एंजाइम नहीं बनती। तो एक अलग से टॉपिक दिया गया है, अलग से, है ना, एनसीईआरटी ने। तो पूरी बात मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसमें 3 प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं। पहला होता है सेम सेंस म्यूटेशन, दूसरा मिस सेंस, तीसरा नॉन सेंस। सेम सेंस वाले में वैसा ही एंजाइम बन जाता है जैसा पहले बनता था, तो सेम ही लक्षण आते हैं। दूसरा मिस सेंस में वैसा एंजाइम तो नहीं बनता, लेकिन उससे कम प्रभाव वाला एंजाइम बनता है, लेकिन काम वही करता है, तो उसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। और एक म्यूटेशन ऐसा होता है जिसमें चेंज, मतलब म्यूटेशन होने के बाद, उत्परिवर्तन होने के बाद में
कोई एंजाइम बना ही नहीं पाता तो एंजाइम नहीं बनाएगा, तो क्या होता है, कोई लक्षण ही प्रदर्शित नहीं होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉनसेंस म्यूटेशन, मतलब बोलते हैं इसको है ना, कोई एंजाइम नहीं बनने वाला म्यूटेशन उत्परिवर्तन। देखो इन मामलों में फिनोटाइप केवल असंशोधित एलील के कामकाज पर निर्भर करता है, यह संशोधित एलील अप्रभावी हो जाता है, मतलब यहाँ पर अप्रभावी एलील वाली बात आ जाती है, क्यों, कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, अप्रभाविता है। ठीक है, चलो इसके आगे और देखते हैं हम लोग, है ना। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग जाने कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 आती है, जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो जो आती है 3:1 आती है, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो आती है 1:2:1। टेस्ट क्रॉस में देखें कि फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम आती है, 1:1 आती है, किसके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। लेकिन हम अब द्विसंकर क्रॉस देखने जा रहे हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं हिंदी में मतलब हिंदी में बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस, इंग्लिश में बोलेंगे इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको हम बोलेंगे क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो सिंपल वे में यदि हम जानना चाहे तो क्या होता है, दो लक्षण की वंशागतिकी का एक साथ अध्ययन करना डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। दो लक्षण की वंशागतिकी का एक साथ अध्ययन करना, का एक साथ अध्ययन करना, अध्ययन करना, मतलब दो लक्षण की वंशागतिकी का एक साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, द्विसंकर क्रॉस, या इसको हम बोलते हैं क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखते हैं इसमें क्या होती है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरेंट इन द टू पेयर्स ऑफ द कंटेनिंग contrasting characters. Mendelian made some dihybrid cross in pea plant. Example, cross between pea plant with round shaped and yellow colored with seeds and wrinkled seed shape and green colored seed. तो देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम दो लक्षणों की वंशागतिकी का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भले लिखा लेकिन हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं क्या, कि दो लक्षण लेने वाले हम लोग। तो मेंडल ने क्या किया था, एक प्लांट है पी, मतलब मटर का जो पौधा है, इसमें दो लक्षण को लिया गया एक साथ, कि दो लक्षणों की वंशागतिकी कैसे होती है वो जानने के लिए। ठीक है, क्या जानने के लिए, दो लक्षणों की वंशागतिकी कैसे होती है। तो देखो दो लक्षण में उसने क्या क्या कौन कौन से लक्षण लिया था, तो सबसे पहला उसने लिया था सीड, सीड का शेप लिया था, मतलब होता है बीज का आकार को लिया था। तो बीज का आकार जो है पहला लक्षण है, बीज का आकार पहला लक्षण। तो बीज के आकार में क्या था, एक जो था गोल बीज था और दूसरा बीज कौन सा था, झुर्रीदार बीज था, झुर्रीदार। तो एक लक्षण के दो ट्रैट होते हैं, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, एक लक्षण के कितने होते हैं, दो ट्रैट। तो एक बीज का आकार में दो, एक गोल होता है, दूसरा क्या, झुर्रीदार। दूसरा बीज का क्या देखे थे हम लोग, बीज का रंग। तो बीज का रंग में हम जानते हैं दो प्रकार से रंग आती है, एक आता है पीला और दूसरा आती है हरा, है ना, मतलब एक पीला आता है बीज का रंग और दूसरा क्या आता है, हरा। तो पीला वाला क्या रहता है, डोमिनेंट, जबकि हरा वाला क्या रहता है, रिसेसिव, मतलब पीला वाला प्रभावी है, हरा वाला अप्रभावी। बीज का आकार में गोल वाला प्रभावी है और झुर्रीदार वाला क्या है, अप्रभावी। तो गोल आने के लिए यहाँ पर कैपिटल आर टाइप का जीनोटाइप होता है, जबकि झुर्रीदार आने के लिए स्मॉल आर टाइप का जीनोटाइप होता है। पीले वाले में कैपिटल वाई टाइप का जीनोटाइप होता है, जबकि हरा आने के लिए स्मॉल वाई टाइप का जीनोटाइप होता है। ठीक है, तो इन दोनों लक्षणों की वंशागतिकी का हम एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो है ना, इनके बीच में क्रॉस करवा के देखेंगे हम लोग क्या क्या चीजें होती है। तो इसके आगे देखें, तो देखो हम लोग क्या किए कि द्विसंकर क्रॉस में राउंड येलो लिए हैं हम लोग, मतलब क्या लिए हैं, यहाँ पर गोल और पीला बीज को लिए हैं एक साथ, गोल और पीला, गोल भी है और कौन से कलर का दिखाई दे रहा है, वो पीले कलर का, क्यों, क्योंकि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। जबकि रिंकल में क्या किए हम लोग, ये रिंकल वाला क्या है, झुर्रीदार बीज है, झुर्रीदार, और साथ में इसका कलर भी कैसा है, हरा है। तो इसको हम लोग पेरेंट, एज अ पेरेंट टाइप का हम लोग लिए हैं। तो पेरेंट से देखो, जब दोनों होमोजाइगस रहते हैं तो उसमें से केवल एक ही आता है, कैपिटल आर आया है। यहाँ पर भी दोनों होमोजाइगस है तो यहाँ से क्या आया है, कैपिटल वाई आया है। इधर देखें दोनों क्या है, होमोजाइगस, तो यहाँ से एक ही आता है। ये भी क्या है, दोनों होमोजाइगस, तो यहाँ से भी एक ही आएगा। तो यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई आएंगे, तो यहाँ पर F1 जनरेशन जो आएगा तो उसमें इन दोनों में से देखो एक कैपिटल हो गया, इन दोनों में से भी क्या हो गया, एक कैपिटल हो गया। तो कैपिटल होने की वजह से डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, मतलब ये राउंड और येलो कलर का दिखाई देगा। कौन सा जनरेशन,
F1 जनरेशन। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक कैपिटल आती है तो उसके हिसाब से ही करेक्टर आते हैं, उसके हिसाब से लक्षण आते हैं। तो एक कैपिटल तो आ गया इधर से, तो इसमें इसके तरफ से जब आया एक कैपिटल तो राउंड हो गया, और इसके तरफ से एक कैपिटल आया तो ये क्या हो गया, येलो। ठीक है, तो दोनों लक्षणों की वंशागतिकी का हम लोग एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। और यदि मोनोहाइब्रिड का करते एकल संकर का तो सिर्फ कैपिटल आर स्मॉल आर बस आता। ठीक है, तो अब हम लोग इनके बीच में क्या कराने जा रहे हैं, सेल्फिंग कराने जा रहे हैं। मतलब F1 जनरेशन का F1 जनरेशन के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेल्फिंग, या हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं स्वपरागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वपरागण बोलेंगे। ठीक है, तो जब सेल्फिंग कराएंगे, स्वपरागण होगा इनके बीच में, तो गेमिट प्रोड्यूस होंगे। तो अलग अलग टाइप के गेमिट प्रोड्यूस होंगे। तो मैं बताया था गेमिट प्रोड्यूस करने के लिए 2 की पावर n फार्मूला का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू मैं क्या बताया था, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर होती है। तो देखो यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस पेयर दिख रहे हैं, 1 और 2 दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 दिखाई दे रहा है। तो n का नंबर यहाँ पर कितने हैं, 2। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 4। तो 4 प्रकार के युग्मक इधर बनेंगे। सेम बात इधर भी दिखाई दे रहा है, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 प्रकार के युग्मक यहाँ इधर की ओर भी दिखाई देंगे, और 4 प्रकार के युग्मक इधर दिखाई देंगे। तो 4 युग्मक दिखाई देंगे। तो इन चारों का युग्मक का इन 4 युग्मक का इन 4 युग्मकों के साथ में जब संयोजन होगा, मिलन, तो 16 प्रकार के जाइगोट बनते हैं। कितने प्रकार के? 16। तो देखो यहाँ से क्या क्या टाइप का जाइगोट बन सकता है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और सेम इधर भी वैसे ही बनेंगे। ठीक है, अब इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो क्या आता है देखते हैं। तो इनके बीच जब क्रॉस होता है तो इस टाइप का हम लोग के पास में दिखाई देता है चेकर बोर्ड में, है ना, जिसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं हम लोग। पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड में हम लोग किसको रखते हैं, तो याद रखना इसमें हम लोग नंबर ऑफ जाइगोट, नंबर ऑफ जाइगोट को रखते हैं। किसको रखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ जाइगोट, मतलब जितने भी जाइगोट बनती है ना, उसको हम लोग इस चेकर बोर्ड के माध्यम से बनाते हैं। इसको हम लोग किसको क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो एक बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि हम लोग जो गैमेट बनती है, गैमेट बनने के बाद में जो जाइगोट बनता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो किसमें रखते हैं हम लोग? पनेट स्क्वायर, या तो हम बोल सकते हैं क्या, चेकर बोर्ड में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इससे पहले एक चीज और बता रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना, इसको नोट करके अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला वगैरह की बात करते हैं तो अलग अलग चीज को निकालने का फार्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर यदि हमें नंबर ऑफ गैमेट निकालना है, गैमेट कितने बनते हैं वो निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर n फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। यदि हमें नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है, नंबर ऑफ फिनोटाइप मतलब फिनोटाइप का कितना नंबर होता है निकालना है, तो 3 की पावर n वाला फार्मूला यूज करेंगे। यदि नंबर ऑफ जाइगोट निकालना है, मतलब जाइगोट की संख्या, जाइगोट मतलब 2n कंडीशन, तो इसके लिए 4 की पावर n करेंगे, जहां n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, मतलब हेट्रोजाइगस पेयर की संख्या, हेट्रोजाइगस पेयर की संख्या कितनी है वो जानना है हमें। तो इस टाइप का फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ले रहा हूँ, तो मान लो यहाँ पर n क्या है, तो n हो जाएंगे 2, n हो जाएंगे कितने, 2। तो मान लो मैं इसको पहला और दूसरा और इसको मैं क्या ले रहा हूँ, मैं तीसरा ले रहा हूँ। तो पहले के का आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 9। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 16। मतलब ये है कि इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग 3 चीजों के बारे में जान सकते हैं। क्या क्या, कि गेमिट कैसे, कितने गेमिट बनेंगे वो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे वो भी निकाल सकते हैं, तीसरा नंबर ऑफ जाइगोट कितने बनेंगे वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ जाइगोट यदि हमें निकालना है तो n की जगह में 2 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो 16 जाइगोट बनती है, तो 16 जाइगोट बनते हुए दिखाई भी दे रहे हैं हमें, देखो यहाँ पर 16 क्या दिखाई दे रहा है, जाइगोट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो जीनोटाइप है उसको हम क्रॉस करवाए हैं, तो एक तरफ बस का जीनोटाइप याद रखना है, दूसरे तरफ का अपने आप याद हो जाता है। ठीक है,
तो देखो कैसे होती है ये जानते हैं। तो देखो कैपिटल आर का कैपिटल वाई, दोनों को आप पहले डोमिनेंट ले रहे हैं हम लोग, और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखो पहले हम लोग पहले नंबर में आर को बड़ा ले रहे हैं, दूसरे नंबर में भी आर को बड़ा ले रहे हैं। इधर आर है, इधर भी बड़ा आर है। अब उसके साथ में एक बार हम कैपिटल वाई को लिए और एक बार स्मॉल वाई को लिए। अब हम दूसरे बार में क्या किए, इधर स्मॉल आर लिए और इधर भी स्मॉल आर लिए, और इन दोनों को फिर से वैसे जैसे इनके साथ लिए थे वैसा इनके साथ भी ले लिए। कैसे, दोनों कैपिटल आर था तो एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई लिए, दोनों स्मॉल आर था तो भी एक बार कैपिटल वाई और एक बार स्मॉल वाई लिए। सेम कहानी इधर भी किए हैं, सेम टू सेम। एक बार कैपिटल आर लिए, एक बार हम लोग कैपिटल आर लिए तो उसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिए, एक बार स्मॉल आर लिए तो उसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिए। मतलब इसको याद करने का एकदम इजी तरीका है क्या, कि दो कैपिटल आर लिए दो बार, मतलब दो कैपिटल आर लिखे, इधर स्मॉल आर लिखे, अब क्या किए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बस रख दिए, इधर भी वही काम कर दिए। तो दोनों तरफ इसको याद रखने का, भूलने का मतलब भूलेंगे नहीं ऐसे में, दो आर रखेंगे इधर, दो बड़ा बड़ा आर कैपिटल वाला, इधर दो स्मॉल आर रखेंगे और उनके साथ एक बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई लगाएंगे, इधर भी एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई लगाएंगे, सेम कहानी इधर भी करेंगे हम। तो इनसे बनने वाला जो भी कहानी है ना, मतलब जो भी जाइगोट है वो कैसे दिखेगा वो जानते हैं हम लोग। तो देखो यहां से इधर देखें, ये दोनों, अब ये दोनों जब मिलेंगे, दोनों के मिलने से क्या बनती है, ये बन रही, ठीक है, इन दोनों के मिलने से ये टाइप का बन रही है। तो दोनों में देखो दोनों कैपिटल है तो भाई उसके हिसाब से करेक्टर आएंगे राउंड येलो, दोनों में से कोई एक कैपिटल आना जरूरी है। अब इसका इसके साथ में होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया तो एक दो देखो इसकी वजह तो राउंड हो गया और इसकी वजह से येलो हो गया, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट हो गया। अब इसका इसके साथ में होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल कैपिटल आर की वजह से फिर से राउंड हो गया डोमिनेंट, और कैपिटल वाई की वजह से फिर से क्या हो गया है, वो येलो कलर के हो गए। ठीक है, इसको देखना, ये कैपिटल आर स्मॉल आर की वजह से राउंड हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से एक कैपिटल होने की वजह से फिर से येलो हो गया। तो ये सभी लोग क्या हो गए, कुल मिलाकर राउंड येलो हो गए। क्या हो गए, राउंड येलो हो गए, चार राउंड येलो हो गया। उसके बाद इधर देखें, इसका इसके साथ में हम क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसमें से एक क्या हो गया, फिर से कैपिटल होने की वजह से येलो कलर आ गया है, इधर से राउंड आ ही रहा है, यहाँ से कैपिटल आर की वजह से राउंड हो रहा है, और स्मॉल वाई आ गया जिसकी वजह से कौन से कलर के हो गए, ग्रीन। और यहाँ पर ग्रीन शेड बना हुआ भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का स्क्वायर उसमें देख सकते हैं हम लोग। फिर इसका इसके साथ में क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होंगे, इसकी वजह से राउंड येलो कलर दिखाई देंगे, है ना। तो इसकी इसके साथ में क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई की वजह से राउंड ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखते हैं, तो दो यहाँ पर क्या हुआ, राउंड येलो हुए, यहाँ पर दो राउंड येलो हुए, और ये क्या हुआ, दो राउंड ग्रीन हुआ, राउंड ग्रीन। ठीक है, उसके बाद इसमें देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ में होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड येलो हुआ, फिर से इसका इसके साथ होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो हुआ। लेकिन इस बारी स्मॉल आर कैपिटल वाई हुआ, मतलब ये रिंकल कलर के हो गए, रिंकल येलो कलर के, है ना। और ये भी क्या हो गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की वजह से रिंकल येलो हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो राउंड येलो हुआ, राउंड येलो, और दो क्या हुए, रिंकल ग्रीन हुए, रिंकल येलो हुआ, रिंकल येलो। ठीक है, इसमें देखें, इसका इसके साथ में क्रॉस होगा तो यहां पर से क्या मिला, एक राउंड येलो हुआ, दूसरा एक क्या मिला, राउंड ग्रीन मिला, तीसरा क्या मिला, फिर से एक मिला है क्या, रिंकल येलो मिला, और फिर से एक जो मिला है रिंकल ग्रीन मिला। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे यहां से पूरे में, तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो आती है 9:3:3:1 आती है ना। क्या आती है, ये फिनोटिपिक रेशियो जो होती है ना, उसमें 9 जो रहेंगे, 9 वो क्या दिखेंगे, उन लोग दिखेंगे राउंड येलो दिखाई देंगे। और दूसरा जो 3 होगा, तो 3 देखें, राउंड ग्रीन इधर दिखाई दे रहा है, उसके अलावा राउंड ग्रीन कहां पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन हो गया। तीसरा और देखें, ये वाला और क्या है, तो यहाँ पर राउंड येलो है, यहाँ पर रिंकल येलो है, रिंकल येलो और रिंकल येलो यहाँ पर भी है,
तो ये वाले क्या हो गए, रिंकल येलो हो गए, और उसके बाद ये वाले क्या हो गए, रिंकल ग्रीन हो जाती है। रिंकल ग्रीन सिर्फ एक ही दिखाई देती है, ठीक है। मतलब 9:3:3:1 में 9 क्या है, राउंड येलो, उसके बाद राउंड ग्रीन है, फिर उसके बाद रिंकल येलो है, फिर रिंकल ग्रीन है, तो 9:3:3:1 हो जाती है इसका फिनोटिपिक रेशियो। जबकि जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो होती 1:2:1:2:4:2:1:1। मतलब ये है कि जीनोटिपिक जब रेशियो देखेंगे हम लोग 16 में से, तो 16 में से जो दिखाई देगा हमें, तो देखना उसमें 2 1 3 4 2 6 6 4 10 2 12 13 14 15 16, तो 16 दिखाई दे रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ जाइगोट। तो जीनोटिपिक रेशियो जो होती है 16 होती है, और इसको हम लोग 1:2:1 1:2:1 से इंटू करेंगे तो ऐसा रेशियो हमें दिखाई देगा। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि यदि हम दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को इंटू कर देंगे तो वैसा आएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर क्रॉस के रेशियो को इंटू कर देने से वही आता है, एकल संकर क्रॉस। तो एकल संकर क्रॉस में हम लोग देखे थे फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है, 3:1 होती है, देखे थे। यदि इसी का 3:1 का 3:1 के साथ कर देंगे तो 9:3:3:1 आएगा, जो क्या हो जाता है, फिनोटाइपिक रेशियो ही है, लेकिन ये किसका है, द्विसंकर का है, द्विसंकर, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो जो हम देखे थे, जीनोटाइपिक रेशियो है ना, तो उसमें क्या देखे थे कि 1:2:1 आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उसका वापस से 1:2:1 के साथ हम लोग इंटू कर देंगे, तो यहाँ से 1:2:1:4:2:1:1 आ जाती है यहाँ पर रेशियो। तो ये भी जीनोटिपिक रेशियो है। तो ये किसका है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, मोनो का, जबकि ये किसका है, द्विसंकर क्रॉस का रेशियो होती है ये। मतलब कुल मिलाकर दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को यदि गुणा कर देंगे आपस में ना, तो द्विसंकर क्रॉस का रेशियो आ जाएगा। यदि मोनोहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर क्रॉस का हमें ऐसे याद नहीं आ रहा है, तो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को तो हम जानते ही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक फिनोटाइपिक रेशियो आते हैं 3:1, जबकि दूसरा क्या आती है 1:2:1, दोनों को गुणा कर देना है, गुणा करने से जो रेशियो प्राप्त होती है वही किसका रेशियो होती है, वो द्विसंकर क्रॉस का रेशियो होती है, अनुपात होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, ये चेकर बोर्ड में ऐसे बनाना रहता है हमें, ठीक है। इसके आगे और देखें, तो हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाने थे। ऑन ऑब्जर्विंग ऑफ F2 मेंडल फाउंड दैट द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन a 3:1 रेशियो, राउंड एंड रिंकल सीड शेप आल्सो सेग्रीगेटेड a 3:1 रेशियो। वही अलग अलग हो जाती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, और उसी के हिसाब से दोनों को यदि हम इंटू कर देते हैं तो यही वाला रेशियो हमें प्राप्त होता है। उसमें से देखो वही 9 राउंड येलो होती है, 3 राउंड ग्रीन होती है, 3 रिंकल ग्रीन रिंकल येलो, और एक होती है रिंकल ग्रीन। This ratio can be derived as a combination series of the 3 yellow:1 green with 3 round cross 1 green, है ना। एग्जाम्पल 3:3, इसको बीच में इंटू करेंगे तो यही बात मिलेगा हमें, ठीक है। तो दोनों के बीच में गुणा कर देने से यही चीज मिल जाती है। मतलब दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस या दो एकल संकर क्रॉस के रेशियो को गुणा कर देने से द्विसंकर क्रॉस का रेशियो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखें, तो इसमें देखो कौन कौन से क्या क्या चीजें होती है, देखते हैं, है ना। ये वही वाली बात है जो बताया था। इसमें देखो क्या होती है, वो जो यहाँ पर हम लोग लिखे थे चेकर बोर्ड के अंदर में, उसमें कौन कौन से लोग कैसे कैसे रहते हैं उसको देखते सकते हैं हम लोग। कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले लोग ना सिर्फ एक ही लोग होंगे, और स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले लोग भी एक ही होंगे, है ना। तो ये दोनों लोग एक ही होंगे, और दोनों इन दोनों क्या है एक्चुअल में, इन लोग है पेरेंट जो सबसे पहले लिया गया था, ये भी क्या है, पेरेंट ही है। प्योर डोमिनेंट पेरेंट लिए थे, प्योर रिसेसिव पेरेंट, इन लोग एक एक हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल आर स्मॉल आर वाले लोग, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले लोग, ऐसे लोग 4 हैं। ऐसे लोग कितने हैं, 4। तो 4 जगह में दिखाई दे देंगे ऐसे वाले लोग, है ना। जैसे कि देखो ये वाले कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 जगह दिखाई दिए। उसके अलावा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब ये पूरे ऐसे सीरीज में क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद में और देख सकते हैं हम लोग,
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई सिर्फ एक ही जगह में दिखाई देंगे। स्मॉल आर कैपिटल वाई सिर्फ एक ही जगह में दिखाई देंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दो जगह में दिखाई देंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दो जगह में दिखाई देंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो जगह में दिखाई देंगे। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो जगह में दिखाई देंगे। तो ऐसा मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि हम इस क्वेश्चन को, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है कि कितने जगह में दिखाई देंगे कौन, तो इसके लिए हम 2 मिनट के अंदर में इस चेकर बोर्ड को बना ले ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन ये सही हो जाए, है ना। हम इसको डायरेक्टली याद भी नहीं रखेंगे, तो एक बात याद रख सकते हैं कि जनरली कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो होती है, मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो 4 होगा, ठीक है। दोनों हेट्रोजाइगस में है, उसके अलावा देखो सभी लोग अलग अलग है, मतलब ये होमोजाइगस है पूरा, ये भी पूरा होमोजाइगस है, लेकिन यही बस हेट्रोजाइगस। इसमें क्या है, ये हेट्रो है, ये होमो है। ये हेट्रो है कि ये होमो है? अरे ये वाला क्या है, होमो है, हेट्रो है। अरे ये वाले भी क्या है, हेट्रो है, होमो है। ये वाले भी क्या है, हेट्रो है और होमो है। तो यहां से हम एक ट्रिक बना सकते हैं क्या, कि जब एक हेट्रो एंड एक होमो, एक हेट्रो एंड एक होमो, एग्जांपल कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा टाइप का कहीं दिखेगा, एक हेट्रो एक होमो, तो क्या होगा, 2 आएंगे। ऐसे लोग कितने होंगे, 2। दूसरा, दोनों हेट्रो दोनों हेट्रो का मतलब एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी ले सकते हैं एग्जांपल। तो इस केस में कितने लोग होंगे, 4, ठीक है। अब देखो हम ये तो जान गए क्या क्या, एक हेट्रो एक होमो है तो 2 आती है, और दोनों हेट्रो रहती है तो 4 आती है। और यदि दोनों क्या रहेंगे, दोनों होमो, दोनों क्या रहेंगे, होमो, मतलब कैपिटल बी वाला टाइप का कंडीशन आ गया, तब इन लोग एक होते हैं। मतलब ये ट्रिक है समझने का, ऐसे याद नहीं रखना है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक होमो और एक हेट्रो जोड़ी दिख रहा है, एक होमो और एक हेट्रो जोड़ी दिख रहा है तो 2 होंगे, ठीक है। एक ही हेट्रो बस दिख रहा है, मतलब एक होमो बस दिख रहा है तो एक ही होंगे। और एक होमो एक हेट्रो और दूसरा भी हेट्रो दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों हेट्रो दिखाई दे रहे हैं तो 4 होंगे। तो इन तीनों को याद रख के हम लोग कौन लोग 2 होते हैं कौन लोग 4 होते हैं ये बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा क्या बोल रहा हूं मैं, कि दो एक हेट्रो मतलब जोड़ी में एक होमो और एक हेट्रो दिखाई देंगे तो 2 होंगे, दोनों हेट्रो दिखाई देंगे तो 4 होंगे, और दोनों होमो दिखाई देंगे तो 1 होंगे। तो इस रेशियो में वही बात आती है। इन सबको हमें याद न रख के हम लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे तो हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ इसके आगे और देखें, ठीक है। अब अगला मेंडल का फिर से थर्ड लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन व्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आता है मेंडल का, है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ द फैक्टर पेयर्स। देखो इसमें क्या होती है, क्या है ये, इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। इट इज द बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। याद रखना है कि मेंडल का जो नियम दिया गया था, तीसरा नियम, वो किस पर डिपेंडेंट है पूछेगा, तो किस पर, इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब यह द्विसंकर क्रॉस के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। तो सीधा क्वेश्चन आएंगे कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के ऊपर कौन सा नियम निर्भर करता है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम निर्भर करता है, ये बात याद रखना। इट स्टेट दैट व्हेन more than one pair of character are involved in a cross, factor pairs independently segregated from the other pairs of the characters। मतलब क्या होते हैं, इसको हिंदी में बताऊं, किसी एक लक्षण की वंशागतिकी, किसी एक लक्षण की वंशागतिकी दूसरे लक्षण से स्वतंत्र होती है। किसी एक लक्षण की वंशागतिकी दूसरे लक्षण से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इसका मतलब क्या है, अब भाई देखो
एक क्रोमोसोम जो है, मान लो ह्यूमन हाइट या ह्यूमन की ऊंचाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक क्रोमोसोम। दूसरा क्रोमोसोम ह्यूमन के त्वचा के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट रहने वाले जीन है अलग अलग लक्षण का निर्धारण करती है। भले हम लोग उसका एक साथ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग लक्षण का निर्धारण कर रही है। तो एक लक्षण की वंशागतिकी दूसरे लक्षण की वंशागतिकी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम करेगी, वो अपना काम करेगी। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम वही बोलता है कि एक लक्षण की वंशागतिकी दूसरे लक्षण की वंशागतिकी से स्वतंत्र होती है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक लक्षण को दूसरे लक्षण से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन यही बोलता है कि एक लक्षण की वंशागतिकी दूसरे लक्षण की वंशागतिकी से स्वतंत्र होती है। वही बात बता रहा हूं मैं। तो यहाँ से देखो हम लोग देख सकते हैं सेग्रीगेशन ऑफ द है ना, सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर पेयर्स, इसमें क्या होती है देखते हैं। देखें, फैक्टर पेयर नंबर 1, फैक्टर पेयर नंबर 2 है। पहले हम लोग जीन नहीं बोलते थे, जीन के डिफरेंट फॉर्म एलील को हम लोग नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि मेंडलिज्म अभी पढ़ रहे हैं, मेंडल के बारे में, मेंडल फैक्टर बोलता था, जीन तो बोलता ही नहीं था। जब मेंडल के बाद वाला चीज हम पढ़ेंगे तब जानेंगे कि वो क्या होती है, फैक्टर ना होकर वो जीन होती है। तो अभी जाने देखें, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी है यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी है। ठीक है, ये फैक्टर पेयर नंबर 1 है, ये फैक्टर पेयर नंबर 2 है। ये दोनों जोड़ी है और ये दोनों जोड़ी है। आप देखना, जब गैमेट बनेंगे, अब ये क्या है, 2n कंडीशन में है इन लोग। अब गैमेट बनाएंगे तो गैमेट बनाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो रहेगा एक ही क्रोमोसोम के अंतर्गत है ये दोनों, और ये भी एक ही क्रोमोसोम में है। ये एक क्रोमोसोम एक दूसरे क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम में ये वाला आया कैपिटल ए स्मॉल बी आया, इसमें आया स्मॉल ए स्मॉल बी वाला आया। अब इसको बोल दिए हम लोग क्या, मियोसिस फर्स्ट, मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन पहला। दो बन गए, एन और एन। अब इनके बीच में क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड सेम एज माइटोसिस होता है, मतलब एन से एन बन जाती है। तो इसमें भी क्या है, एन है, ये भी एन है, ये भी एन, ये भी एन। सेम कहानी इधर भी है, इधर एन एन बने थे, इधर क्या बने, एन 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 और एन, मतलब अगुणित क्रोमोसोम हो गया। अब ये वाला जो था इधर आ गया और इसमें भी दोनों एक ही जैसे आ गए, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट्स ही वैसी है तो दोनों में सेम ही टाइप के क्रोमोसोम आएंगे, इसका भी पेरेंट वैसी है तो सेम ही टाइप के क्रोमोसोम आएंगे। तो इसमें हुआ क्या उसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ। अब मान लो ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये दोनों मान लो ऊंचाई को नियंत्रित करते थे, ऊंचाई के लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब ऊंचाई के लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल ये दोनों लोग थे, ये दोनों। ठीक है, कौन कौन, ये दोनों ऊंचाई के लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, और ये दोनों जो थे, है ना, ये दोनों जो थे वो मान लो रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये दोनों मिलकर रंग लाते थे और इन लोग क्या लाते थे, ऊंचाई लाते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इसके जब इसके बिछड़ने की बारी आया, बिछड़ने की बारी मतलब ये जब ये पेयर में रहता है और जब युग्मक बनता है तो युग्मक बनते समय विसंयोजन होना पड़ता है इसको। तो विसंयोजन होता है तो ये दोनों बिछड़ गए, तो ये ऊंचाई लाता था और ये रंग लाते थे। तो देखो ये दोनों इसमें किसमें आ गए, यहाँ पर ये ऊंचाई वाला आ गया, ऊंचाई वाले लोग आ गए, और इधर कौन सा वाले आ गए, रंग वाले लोग आ गए। क्यों? डोमिनेंट वाला इधर आ गया जबकि रेसेसिव वाले लोग इधर आ गए। अब ये रेसेसिव वाला आया तो बेचारा तो ऊंचाई तो कर नहीं पाएगा अकेले, तो ऊंचाई ही नहीं आएगा इसका। ये बेचारा रंग लाता था, है ना, बेरंग हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जोड़ीदार कौन था, कैपिटल बी था, इसकी वजह से वो रंग लाता था। अब इसमें इस वाले में तो रंग ही नहीं आएगा, ना ऊंचाई होगी इसकी। तो इन लोग क्या हो जाते हैं, अप्रभावी, जबकि इन लोग हो जाएंगे प्रभावी। मतलब एक लक्षण की वंशागतिकी दूसरे लक्षण की वंशागतिकी से कोई लेना देना नहीं रखता। मतलब ये ऊंचाई वाला जो है और रंग वाला जो है होना चाहिए था इनमें और इनमें भी होना चाहिए था, लेकिन वो एक ही तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट हो गया ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक बनते समय। तो वही बात बता रहा हूं मैं, किसी एक लक्षण की वंशागतिकी किसी दूसरे लक्षण की वंशागतिकी से स्वतंत्र होती है, उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है। जबकि देखो इसमें दोनों में ऊंचाई और रंग आ रहे हैं, इसमें दोनों में ऊंचाई और रंग आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे और देखते हैं।
द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंसी देखते हैं। एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट्स इन heterozygotes there are two types of allele, unmodified normal or function alleles. It is the generally dominant and the represent original phenotype. Modified allele it is generally recessive, है ना। इसको मैं सेम सेंस म्यूटेशन और उसमें बता चुका हूँ मैं, है ना। इसमें देख सकते हैं allele of brown color eyes color in the unmodified allele, alleles of blue color eyes color is modified allele. ब्लू कलर के आइस हो जाती है, सेम जीनोटाइप रहते हैं, फिर भी मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो है ना। तो इसको मैं बता चुका हूँ। इसके आगे और देखें। कंसिडर अ जीन दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम नॉर्मल एलिल्स, है ना। इन एलिल्स के बारे में हिंदी में बता दिया कि नॉन फंक्शनल एंजाइम और फंक्शनल एंजाइम बनते हैं, इन सबको हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो पहला जो पार्ट था हमारा है ना, जिसमें हम लोग मेंडल के पूरे लॉ को, मतलब मेंडल्स ने जो भी काम किया था उसको देखे थे, मतलब वो करेक्टर लिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये सब चीज़ को देखे थे। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखे लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पूरे नियम को जाने हम लोग, है ना। डायहाइब्रिड क्रॉस को भी पढ़े, उसके निष्कर्ष जाने, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो के बारे में जाने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, मेंडल्स के जो लॉ दिया गया था उसमें, है ना। तीसरा पार्ट जो है क्या थी इसमें, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मतलब गैर मेंडेलियन वंशागतिकी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मेंडल ने कुछ वंशागतिकी के बारे में बताया था, उसके बाद भी वंशागतिकी के बारे में स्टडी हुआ है ना, उनको जानते हैं हम लोग। इसको पोस्ट मेंडलिज्म बोलते हैं या नॉन मेंडलिज्म इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो मेंडल के बाद की कहानी को बताता है। किसको बताता है, मेंडल की बाद की कहानी, ठीक है। तो आगे देखते हैं गैर मेंडलिज्म वंशागतिकी क्या होती है, तो है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट मेंडलिज्म, है ना, पोस्ट मेंडलिज्म। मेंडल का कार्यकाल 7 वर्षों तक था, है ना, 1856 से लेकर 1863 तक, और उसके बाद लगभग 37 ईयर तक, 37 सालों तक मेंडल का काम जो है ना छिपा रहा, एक बुक तक ही सीमित हो गया। और इसका क्या क्या रीजन था, मेंडल की असफलता का क्या कारण था, तो उस टाइम में संचार के कोई साधन नहीं थे, है ना। और ऐसे जो आज के दुनिया में जो टेक्निक्स हैं वो सब चीज़ नहीं था, मॉडर्न मेथड नहीं था, तो बहुत दिनों तक उसका जो काम था वो क्या रहा, छिपा रहा, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में दूसरे और साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने क्या किया, उसका डिस्कवरी किया, रीमेंडलिज्म दिया, मतलब मेंडलवाद को पुनः जागृत किया। तो पोस्ट मेंडलिज्म जो हुआ कब, आफ्टर 1900, 1900 के बाद में जब इसके ऊपर डिस्कवरी हुआ, तब कौन कौन से साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ये डिस्कवरी किया है, तो जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला जानते हैं हम लोग, जिसको पोस्ट मेंडलिज्म बोलते हैं या बोलते हैं मेंडल के बाद, मतलब 1900 के बाद, 1900 के बाद साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, तो सबसे पहला साइंटिस्ट आए, है ना, एग्जांपल के तौर पर इसका नाम जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आए कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट आए, कार्ल कोरेंस। दूसरा ह्यूगो डीवेरिज, ह्यूगो डीवेरिज। और तीसरा वान सेरमार्क, वान सेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट, अलग अलग टाइप के सिद्धांत दिया, अलग अलग टाइप के इन लोगों ने रिसर्च किया और बताया कि मेंडलवाद को पुनः जीवित किया, मतलब मेंडल के जो जो भी नियम था, जो भी प्रकार का उसने रिसर्च किया था, उन सब को एक बार फिर से रीडिस्कवरी किया और वंशागतिकी और विभिन्नता के जो सिद्धांत थे उसको पुनः जीवित कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें आती है गैर मेंडलिज्म वंशागतिकी में, वो सब चीज जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला देखें यहां से, सबसे पहला अपूर्ण प्रभाविता के बारे में जानेंगे। जो मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था उसका अपवाद था पूर्ण प्रभाविता। दूसरा है सह प्रभाविता, जो मेंडल ने दिया था क्या, है ना, प्रभाविता, उसी का ये भी अपवाद है, ठीक है, तो सह प्रभाविता। तीसरा हम लोग देखेंगे मल्टीपल एलील। चौथा देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब बहुजनी वंशागतिकी। और पांचवा देखेंगे हम लोग बहु प्रभाविता। तो इन पांचों टॉपिक को हम लोग पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है उसको। तो देखें अपूर्ण प्रभाविता क्या है, तो यह वह वंशागतिकी है जिसमें संतान दो पैतृक विशेषताओं के बीच का मध्यवर्ती लक्षण दिखाती है, मतलब इसमें क्या देखें, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में इंटरमीडिएट्स मतलब मध्यवर्ती बनती है। तो कैसे बनती है जानते हैं, स्नैप ड्रैगन प्लांट, उदाहरण के लिए डॉग फ्लावर भी बोलते हैं इसी को, और मिराबिलिस जलापा, इसको
4 ओ क्लॉक प्लांट्स में भी बोलते हैं ना, में फूलों का रंग। देखो स्नैपड्रैगन फ्लावर, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, स्नैपड्रैगन फ्लावर को ऐसे दिखाई देता है। मिराबिलिस जलापा जो प्लांट होती है इसको 4 ओ क्लॉक प्लांट्स बोलते हैं, देखो है ना, ये वाला दिखाई दे रहा है ऐसा मिराबिलिस जलापा। इन दोनों में जो फ्लावर कलर है, पुष्प का जो रंग है, उसकी वंशागतिकी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ समयुग्मजी लाल और सफेद के बीच में क्रॉस से गुलाबी फूल वाला पौधा बनता है। देखो यहाँ पर रेड कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर व्हाइट कलर के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, कुछ फ्लावर दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर के। अब देखो पुष्प के रंग का निर्धारण तो कोई ना कोई जीन करती होगी, तो जब निर्धारण करती है तो लक्षण आता है, जब लक्षण नहीं आता तो फूल जो है सफेद कलर के दिखाई देते हैं। जितने भी फ्लावर रहते हैं यदि व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई एंजाइम नहीं बना पा रहा है वो, इसीलिए व्हाइट कलर का है। यदि कोई कलर दिखा रहा है, मतलब कोई ना कोई एंजाइम बनता होगा जो उसको व्हाइट से कलर में कन्वर्ट कर देता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बनते हैं जो उसको पिगमेंट के आधार पर उसको रंग दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर रंग नहीं बन रहा है तो व्हाइट कलर, और मतलब व्हाइट कलर के आ रहे हैं, मतलब कोई प्रकार का रंग लक्षण दिखाई नहीं देगा इसमें, जबकि इसमें रेड दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ फ्लावर जो रहते हैं क्या दिखाई देते हैं, पिंक। तो कहाँ से पिंक कलर आ गया बीच में, तो इसको हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो इसमें भी देख सकते हैं, देखो रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर और बीच में पिंक आ गए। तो इसकी वंशागतिकी कैसे होती है वो जानना है हमें। तो इसकी वंशागतिकी के लिए देखते हैं, यहाँ पर बना है ना डायग्राम है, इसको हम लोग वापस से बना भी सकते हैं, है ना, देखें कैसे बनती है। तो देखो हम अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए क्या करते हैं, देखो तो हम लोग लेंगे रेड फ्लावर, मतलब कैपिटल आर लेंगे क्योंकि वो डोमिनेंट होती है। व्हाइट जब भी लेते हैं तो स्मॉल आर लेंगे क्योंकि रिसेसिव है, ये अप्रभावी लक्षण के लिए ये वाला दिखाते हैं हम लोग। और जब होमोजाइगस वाला पेरेंट्स रहता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के क्या बनते हैं, जीनोटाइप, और जिसको बोलते हैं हम लोग गेमिड बनते हैं एक्चुअल में। और यही जब गेमिड बनेंगे तो इसकी वजह से जो कलर आना चाहिए कैपिटल आर की वजह से आना चाहिए रेड, जो रेड ना आकर क्या आ जाती है, पिंक। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता के नियम के हिसाब से इसको क्या आना चाहिए था, लाल। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई एक डोमिनेंट, एक कैपिटल वाला आता है तो डोमिनेंट कैरेक्टर आते हैं, तो होना चाहिए लाल, लेकिन हो जाती है क्या, ये पिंक। तो क्या हम पिंक फ्लावर चाहते थे, हम चाहते थे रेड फ्लावर आए, तो पिंक बनता है, प्रकृति में पिंक फ्लावर बनते हैं। तो इसका रीजन क्या हुआ उसको जानने के लिए एक और जनरेशन करते हैं, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर कैपिटल आर मिलेंगे, कैपिटल आर मिलेगा और स्मॉल आर मिलेंगे, मतलब कैपिटल आर मिलेंगे 1/2 के रेशियो में, कैपिटल आर मिलेगा 1/2/4 के रेशियो में, और स्मॉल आर मिलेंगे 1/4 के रेशियो में, है ना, ये भी 1/4 है, ये ऐसा रेशियो मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर ये कैपिटल आर वाले लोग क्या हो जाएंगे, रेड, ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाले लोग हो जाएंगे क्या, पिंक, और ये स्मॉल आर वाले लोग क्या हो जाएंगे, व्हाइट। मतलब ये क्या जादू हो गया, अचानक से रेड और व्हाइट आना चाहिए था, पिंक कहाँ से बीच में आ गया। तो पिंक आया वही अपूर्ण प्रभाविता को शो करता है, मतलब होना चाहिए यहाँ पर रेड फ्लावर को पूरी तरीके से प्रभावी होना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से प्रभावी ना होकर क्या हो जाती है, अप्रभावी हो जाती है, मतलब पार्शियली प्रभावी रहती है, मतलब आंशिक रूप से प्रभावी, आंशिक रूप से प्रभावी नहीं है। ये कारण कि मीडिएटर बनते हैं, मतलब मध्यवर्ती बनती है। तो पहला लाइन वही है कि यहाँ पर मध्यवर्ती बनते हैं, क्या बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं। दूसरा एक लाइन और याद रखना है यहाँ पर, क्या, जब मध्यवर्ती बन गए यहाँ पर तो दूसरा लाइन और याद रखना, पैतृक से समानता दिखाते नहीं है, पैतृक से समानता नहीं दिखाएंगे, समानता नहीं। ये दोनों लाइन याद रखना, पहला लाइन कौन सा, मध्यवर्ती बनते हैं, और दूसरा पैतृक से समानता नहीं दिखाते। पैतृक से समानता का मतलब, पैतृक तो रेड और व्हाइट था, तो या तो रेड होता या तो व्हाइट होता। तो रेड होने का रीजन क्या था, दोनों कैपिटल जब रहते हैं तो रेड आता है, दोनों स्मॉल रहते हैं तो क्या आता है, व्हाइट आता है। तो एक कैपिटल एक आर होने की वजह से रेड आना चाहिए लेकिन पिंक हो गया, तो यहाँ पर मध्यवर्ती तो बने लेकिन पैतृक से कोई समानता शो नहीं करेगा। दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इस टाइप के इसकी वंशागत की होती है अपूर्ण प्रभाविता की। उसमें देखो फिनोटाइपिक अनुपात जो आती है 1:2:1 आती है, मतलब यहाँ पर हम देखें, यहाँ इधर से देखें तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, 1:2:1 आती है। मतलब याद रखना यहाँ से कि फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक दोनों का रेशियो यहाँ पर क्या हो जाती है, समान हो जाती है ना। तो याद रखना फिनोटाइपिक रेशियो ये है और जीनोटाइपिक रेशियो भी यही है, दोनों समान हो जाती है अपूर्ण प्रभाविता में।
जबकि प्रभाविता रहता तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 ही आता है, जबकि इसमें 1:2:1 1:2:1 मतलब फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक दोनों रेशियो क्या होती है, समान ही आती है। ठीक है, तो यही बात लिखा है, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब है कि कैपिटल आर स्मॉल आर पर पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है, वही बात बताया मैंने। मटर के पौधे अन्य लक्षणों में भी अपूर्ण प्रभाविता दर्शाते हैं। मटर के पौधे और कुछ भी और लक्षण है उसमें भी अपूर्ण प्रभाविता दिखाते हैं, पूरे पूरे प्रभाविता नहीं दिखा सकते, तो इसको याद रखना अपूर्ण प्रभाविता को। इसके आगे और देखें, दूसरा है सप्रभाविता। दूसरा क्या है, सप्रभाविता। तो देखें इसको भी, यह वह वंशागतिकी है जिसमें एक संकर हाइब्रिड में जीनों के दोनों एलिल्स अभिव्यक्त होते हैं। उदाहरण मानव में एबीओ ब्लड ग्रुप, मानव में कौन सा ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होती है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप और एबी ब्लड ग्रुप है ना, ये क्या होती है, ह्यूमन में सप्रभाविता को दर्शाती है, एबीओ ब्लड ग्रुप या तो फिर एबी ब्लड ग्रुप। ठीक है, पहले बात तो इसमें मध्यवर्ती नहीं बनते, ये दोनों लाइन को और भी याद रखना, मध्यवर्ती जो अपूर्ण प्रभाविता में बनती थी यहाँ पर नहीं बनते, तो मध्यवर्ती नहीं बनते वाले लाइन को भी याद रखना है, नहीं बनते हैं। दूसरा, पैतृक से समानता दिखाएगा, पैतृक से समानता जो उसमें नहीं होती थी इसमें होती है, समानता दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी और भी करेंगे है ना, आगे चल के हम लोग कहाँ पर, एबीओ ब्लड ग्रुप जीन आई द्वारा नियंत्रित होती है, एबीओ ब्लड ग्रुप जीन इसके द्वारा आई नाम का जो जीन होता है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। या आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली से निकलने वाले सुगर पॉलीमर एंटीजन के उत्पादन को नियंत्रित करती है। जीन आई के 3 एलिल्स होते हैं, आई ए, आई बी, आई नॉट या तो फिर स्मॉल आई लिखते हैं इसको, होते हैं। आई ए एंड आई बी थोड़ा अलग प्रकार की शुगर पैदा करते हैं, एलिल्स आई शुगर पैदा नहीं करती है। ठीक है, मतलब देखो ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर में एंटीजन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ए टाइप के एंटीजन, यहाँ पर बी टाइप के एंटीजन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एंटीजन ए एंड बी दोनों टाइप के एंटीजन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर कोई एंटीजन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब एंटीजन ए दिखाई देंगे तो ए ब्लड ग्रुप होता है, बी दिखाई देंगे तो बी ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, ए बी दिखाई देंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप होती है, जबकि कोई दिखाई नहीं देगा तो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम लोग, इसको और अच्छे से डिटेल से समझने के लिए सप्रभाविता को हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे ये सब चीज जीनोटाइप वगैरह आती है, और वो सब चीज को जानते हैं। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हुआ। जब हम लोग ब्लड का सैंपल लेते हैं तो इस टाइप का दिखाई देता है, लेबोरेटरी लैब वाले लोग, हम यदि हमारा ब्लड ग्रुप यदि हमें पता नहीं है और हम जाएंगे कहाँ पर, लैब वाले के पास बोलेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप बताओ करके, तो जब ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग किया जाता है तो सबका ब्लड तो ऐसे ही दिखाई देगा, एक ही टाइप के सैंपल दिखाई देंगे। तो क्या होता है ब्लड ग्रुप में, जब वो स्लाइड्स लेते हैं तो उसमें ऐसे यहाँ पर है ना इंजेक्ट करके ब्लड को निकालते हैं, तो ऐसे 2-3 जगह में ऐसे स्लाइड में कराते हैं। ठीक है, तो जब ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं तो एंटीजन टाइप का ए एंटीजन टाइप ऐसे दिखाई देंगे, तो इस टाइप का ऐसे दिखाई देगा। एंटीजन बी रहेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, डी रहेंगे है ना, मतलब डी का मतलब ये है कि ए बी रहेंगे तब ऐसा टाइप का दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये है कि लेबोरेटरी लैब में ऐसे दिखाई देता है, उसके आधार पर हम लोग ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे 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 चेंज होते जाएगा तो ए टाइप का ब्लड ग्रुप है वो, ऐसे ऐसे बदलेगा तो बी टाइप का ब्लड ग्रुप है, ऐसे दिखाई देगा तो ए बी है, और ऐसे ही दिखाई देगा तो ओ ब्लड ग्रुप है, मतलब चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप कैसे आती है उसको हम जानते हैं, ए है। तो देखो ये रक्त समूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिनोटाइप या बोल सकते हैं लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप बोल सकते हैं। तो इसकी संख्या होती है कितनी, 4। जबकि जीनोटाइप को हम बोलते हैं क्या, जीन प्रारूप, और हम जानते हैं जिस टाइप का जीन प्रारूप रहेगा उसी टाइप का लक्षण प्रारूप आते हैं। तो इस जीन प्रारूप की संख्या होती है कितनी, 6। तो देखिए कैसे, जब आई ए टाइप का एंटीजन मतलब आई टाइप के जीनोटाइप रहेंगे तो ए ब्लड ग्रुप होगा, उसके अलावा आई ए और आई नॉट या तो हम स्मॉल आई लेते हैं तो ऐसा भी रहेगा तो भी ए टाइप के ब्लड ग्रुप आएंगे। आई बी टाइप का जीन रहेगा तो बी ब्लड ग्रुप आएंगे, आई बी आई नॉट टाइप का या स्मॉल आई टाइप का भी जीनोटाइप रहेगा तो भी आएंगे। आई बी टाइप का जीनोटाइप रहेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप आएंगे, और दोनों स्मॉल आई है या तो फिर हम लोग इसको आई नॉट भी लिख सकते हैं, आई नॉट तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा। मतलब जीनोटाइप के हिसाब से फिनोटाइप आती है, हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए दो दो यहाँ पर क्या है, एलील के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई देगा तो भी ब्लड ग्रुप, और ऐसा दिखाई देगा तो ये वाला ब्लड ग्रुप आएगा। इनके लिए सिर्फ एक ही टाइप के एलील है, मतलब आई जीन तो है, उसके ऊपर में ए और बी जो लिख रहे हैं वो क्या है, एलील। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा है ना। इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से आगे चल के। तो यहाँ पर ये जानते हैं कि सप्रभाविता में एक्चुअल में यहाँ पर क्या क्या हो रही है, उसको जानते हैं हम लोग। देखो, सप्रभाविता में क्या हुआ, जनक एक से एलील, जनक दो से एलील, संतानों का जीनोटाइप और रक्त समूह यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, सप्रभाविता का मीनिंग क्या है, बोलने का अर्थ है कि दोनों तरफ से एक एक लोग आएंगे, एक पेरेंट से एक आएगा, दूसरे पेरेंट से भी एक आएंगे। तो एक जनक से देखो यहाँ पर आई ए एलील है, जनक दो से आई ए एलील आया, तो आई ए एलील आया, तो जाहिर सी बात है संतानों में आई ए साथ में दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक एक से आ रहे हैं इसलिए। तो उसकी वजह से जब भी आई ए टाइप का आता है तो ए टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख के आए हैं। यदि एक पेरेंट से आई ए आया और एक पेरेंट से आई आया, स्मॉल आई वाला, मतलब इसको आई नॉट भी लिख सकते हैं हम लोग, आई नॉट, तो ये आया तो क्या होगा, तो आई स्मॉल आई बनेगा, तो ऐसा भी आता है तो भी तो ए ब्लड ग्रुप बनता है। एक पेरेंट से आई बी आया, दूसरे पेरेंट से आई बी आए, तो दोनों आई बी हो गया, आई बी हो गया, उसके बाद बी ब्लड ग्रुप आया। सेम कहानी फिर से आई बी और आई स्मॉल आई आया, या तो फिर आई नॉट आ गया, तो आई बी आई बन गया, इसकी वजह से बी ब्लड ग्रुप हो गया। आई बी आया तो आई बी हुआ, तो इसकी वजह से ए बी ब्लड ग्रुप बन गए। आई बी, या इधर से आई बी आया, इधर से आई ए आया, तो भी ए बी ब्लड ग्रुप बन गए। अब इधर से आई स्मॉल आई आया, इधर से भी स्मॉल आई आए, और इसकी वजह से दोनों स्मॉल आई हो गए, तो इसकी वजह से ओ ब्लड ग्रुप बन गए। कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि एक जनक से दूसरे जनक, एक जनक से आने वाले एलील और दूसरे जनक से आने वाले एलील ही दिखाई देते हैं किसमें, संतानों में, और इन संतानों में आने की वजह से जो ब्लड ग्रुप बनता है वही दिखाई देते हैं फिनोटाइप के रूप में। मतलब ये है कि एक यहाँ पर मध्यवर्ती, यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पर दोनों पैतृक से समानता दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि दोनों पैतृक का जो जीनोम है वो संतानों के अंदर दिखाई देता है, और उसकी वजह से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना। तो कौन से, ये ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, और ये ए बी है, और ये क्या है, ओ। तो चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो चार टाइप के ब्लड ग्रुप के आने के लिए जो जिन रिस्पॉन्सिबल है वो ऐसी होती है। ठीक है, जब आई ए और आई बी जब एक साथ मौजूद होते हैं तो वे दोनों अपने अपने प्रकार के शर्करा व्यक्त करते हैं, यह स्वप्रभुत्व के कारण होता है। मतलब स्वप्रभाविता जो है, ए बी ब्लड ग्रुप ही जो है एक्चुअल में देखा जाए तो ए बी ब्लड ग्रुप से ही हम पता कर सकते हैं कि स्वप्रभाविता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखें, स्वप्रभाविता में और देखते हैं हम। जैसे मान लो फादर का ब्लड ग्रुप आई ए आई नॉट है, और मदर का ब्लड ग्रुप है आई बी आई नॉट, यानी कि स्मॉल आई है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका ब्लड ग्रुप ए है, और इसकी वजह से इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब ये अलग है, इसका इसमें एलील का अलग अलग प्रकार है, इसलिए हेट्रोजाइगस। अब देखो, फादर से आई ए या तो फिर आई, इनके पास में दो जीनोटाइप है, या तो आई ए आएगा इधर से, या तो आई नॉट आएंगे। मदर का क्या है, मदर में क्या है, आई बी है, या तो आई है ना, यहाँ से आई बी आएंगे या तो फिर आई नॉट। तो चार टाइप के पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ से, कैसे, इस आई ए क्या, इस आई बी के साथ में तो आई ए आई बी, तो इसकी वजह से ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। आई बी का आई नॉट के साथ इसकी वजह से बी ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। इस आई का इस आई ए के साथ में तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, इसका इसके साथ में तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। मतलब इनके आने वाले बच्चों में ना सभी टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। कब, जब ये फादर क्या रहेगा, हेट्रोजाइगस वाला ए है, मदर भी क्या हेट्रोजाइगस वाला बी है, तब। या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, इसको आई बी आई नॉट कर दे, या इसको हम लोग आई ए आई नॉट कर दे, तो भी तो एक ही बात है। मतलब माता और पिता में से दोनों हेट्रोजाइगस होना चाहिए, तभी जाके सभी टाइप के ब्लड ग्रुप होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संतानों में सभी टाइप के ब्लड ग्रुप होने के लिए पैतृकों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, तो पैतृकों का ब्लड ग्रुप होना चाहिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। अब वो ए हो बी हो वो डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर में, लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। ऑफ स्प्रिंग्स आर, ये सब चीज बता दिया, वही बात, ऑफ स्प्रिंग्स आर ए ब्लड ग्रुप आई ए आई नॉट, और बी ब्लड ग्रुप आई बी आई नॉट। ठीक है, यहां से भी
फादर का IA IB है और इधर मदर का क्या है I0 I0। तो फादर में जब दोनों क्या है, ये हेट्रोजाइगस है जबकि ये होमोजाइगस, होमोजाइगस में एक ही टाइप के बनते हैं। तो I0 I0 और यहाँ पर IA IB बन रहा है फादर का, मदर का ये। तो IA I0 की वजह से ए ब्लड ग्रुप, IB I0 की वजह से बी ब्लड ग्रुप, और I0IA की वजह से ए ब्लड ग्रुप, और इसकी वजह से क्या बी ब्लड ग्रुप। तो इसमें ए और बी ही टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं जब फादर का AB और मदर का I0 I0 रहता है तब। तो ऐसा कई क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो वो जिसको जीनोटाइप पता है ये सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसका आगे देखें। अगला है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील को हम बोलते हैं, देखो सप्रभाविता यहाँ पर हो जाती है। सप्रभाविता के उदाहरण हम लोग पढ़े AB ब्लड ग्रुप के बारे में, या इसको हम लोग ABO ब्लड ग्रुप भी आएगा ऑप्शन में तो भी सही है इसमें सप्रभाविता में। अगला देखते हैं बहु विकल्पता क्या होती है। बहु विकल्पता मतलब मल्टीपल एलील क्या होती है वो जानते हैं। यह एक ही लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन के 2 से अधिक एलील की उपस्थिति है। मतलब जीन का 2 से अधिक एलील की उपस्थिति होती है, उसी को मल्टीपल एलील बोलते हैं। कैसे? एक लक्षण का निर्धारण करेगा, एक लक्षण तो इसके लिए जीन होती है। तो जीन में तो मैक्सिमम कितने एलील हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 एलील हो सकते हैं, 2 एलील, इससे ज्यादा नहीं होगा। यदि 2 से ज्यादा है तो हमें एक इंसान के अंदर नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें पॉपुलेशन स्टडी करना पड़ेगा या जनसंख्या अध्ययन करना पड़ेगा। जनसंख्या अध्ययन करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा हमें कि एक मनुष्य के अंदर से 2 ही एलील होती है। लेकिन जब ज्यादा हमें एलील के बारे में पढ़ना है तो जनसंख्या अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब मान लो पर्सन A है और पर्सन B, तो इसके अंदर एलील मान लो IA IB है, तो इसके अंदर IB I0 है। तो हमें पता चलेगा देखो इसमें 2 ही एलील है और इसमें भी 2 एलील है, लेकिन एक दूसरी वाली एलील है। तो इन दोनों को मिला देंगे तो A B और O टाइप के यहाँ पर एलील है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों लोग को स्टडी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक के अंदर ही सिर्फ 2 ही एलील हो सकती है। मतलब याद रखना है कि एक पेरेंट्स के अंदर में, मतलब एक व्यक्ति के अंदर में सिर्फ 2 ही एलील हो सकती है मैक्सिमम, एक जीन के 2 एलील, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग जनसंख्या अध्ययन करते हैं मल्टीपल एलील के लिए। तो वही बात बताया मैं। उदाहरण के लिए ABO ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 एलील होती है, कौन कौन से? IA IB और I0, वही बात बताया मैंने। अब देखते हैं एक व्यक्ति में केवल 2 ही एलील मौजूद होती है, ठीक है, वही बात है। बहुविकल्पिता केवल आबादी पॉपुलेशन में पाई जाती है, वही बात बताई। जनसंख्या अध्ययन करते हैं तब जाके मल्टीपल एलील के बारे में पता चलता है। जैसे कैसे? ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं अलग अलग लोगों का। ये हंसता हुआ, ये मुरझाई हुई, है ना, इसमें ब्लू कलर के आइज, इसमें ग्रीन कलर के आइज, है ना, इसका भाई क्या पता नहीं चल रहा है क्या है ये। और ये देखो ये अलग अलग सब दिखाई दे रहे हैं। तो सब में देखो IA है, A ब्लड ग्रुप, IA I0 है तो भी A ब्लड ग्रुप, IB IB है तो B ब्लड ग्रुप, IB I0 है तो B ब्लड ग्रुप, ये क्या है IB IB है तो AB ब्लड ग्रुप, और इसका I0 है तो O ब्लड ग्रुप। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप के, है ना, जीनोटाइप रहते हैं और उसमें एलील जो होती है अलग अलग हो सकती है। तो मल्टीपल एलील के लिए हम लोग जनसंख्या अध्ययन करते हैं। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे देखें। अगला है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को बोलते हैं बहुजीनी वंशागति की। बहुजीनी मतलब एक लक्षण के निर्धारण के लिए एक लक्षण को बहुत सारे जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे जीन मिलकर नियंत्रित करते हैं। मिलकर क्या करते हैं? नियंत्रित। मतलब ये है कि बहुजीनी का मतलब बहुजीनी, बहुत सारे जीन। तो एक लक्षण के बहुत सारे जीन मिलकर नियंत्रित करते हैं, उसको हम लोग बहुजीनी वंशागतिकी कहते हैं। तो यह वह वंशागतिकी जिसमें कुछ लक्षण कई जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। कुछ लक्षण का मतलब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसको बहुत सारे जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानव का त्वचा का रंग, मानव की लंबाई। ह्यूमन के त्वचा का रंग जो रहती है 3 जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। ह्यूमन हाइट जो रहती है, ह्यूमन हाइट वो 5 जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंसी पावर देखें, मतलब मानव की बुद्धिमत्ता की बात करते हैं यहाँ पर, बुद्धिमत्ता। तो ये तीसरा है ना एग्जाम्पल, ये दूसरा था, ये पहला है ना, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला मानव में त्वचा का रंग, दूसरा मानव की लंबाई, तीसरा मानव की बुद्धिमत्ता। तो इसके लिए 25 जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। मानव की लंबाई को 5 जीन मिलकर कंट्रोल करता है, मानव की त्वचा को 3 जीन मिलकर कंट्रोल कर रहा है। देखो मानव की ऊंचाई तो है ना, मानव में सब अलग अलग टाइप के ऊंचाई के, है ना, क्या मिलते हैं? पर्सन। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि मानव की ऊंचाई का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहे इधर, क्योंकि सब लोग मनुष्य हैं तो सबकी ऊंचाई एक ही जैसे होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मानव की ऊंचाई में देखो ये बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा, तो अलग अलग जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पर, मानव की जीन मतलब जो हाइट की जो जीन है उसके लिए 5 है ना रिस्पॉन्सिबल है। फिर यहाँ पर देखें ह्यूमन स्किन कलर, इधर डार्क है ना एकदम लाइट स्किन, थोड़ा कम 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 होते जा रहा है स्किन का कलर। तो इसके लिए कितने जीन रिस्पॉन्सिबल है? 3 जीन। तो 3 जीन के कितने एलील होंगे? 3 जीन के तो एक जीन के 2 एलील होते हैं मैक्सिमम, तो 3 जीन के कितने एलील होंगे? 6। तो मान लो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी है, सभी डोमिनेंट एलील है, तो सभी लोग मिलकर क्या बनाएंगे? तो इन लोग करते हैं डार्क स्किन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मिलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, और यही स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो क्या होगा? लाइट स्किन होगा, मिलेनिन पिगमेंट बनेगा ही नहीं, बहुत कम बनेगा, तो उसकी वजह से लाइट स्किन आएगा। और जब डोमिनेंट एलील रहेंगे तो उसकी वजह डार्क स्किन हो जाती है। तो स्किन का जो कलर है वो डोमिनेंट एलील की संख्या पर निर्भर करती है। तो ज्यादा डोमिनेंट एलील रहेंगे तो ज्यादा डार्क कलर, और कम डोमिनेंट एलील रहेंगे तो कम मतलब लाइट कलर हो जाएंगे स्किन का कलर जो है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये वाला जो कैरेक्टर होती है, मतलब मानव में त्वचा का जो रंग है वो क्या होती है पता है? ये है, ये क्वांटिटेटिव लक्षण होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब इन लोग संख्यात्मक गुण होती है, संख्यात्मक गुण मतलब प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करती है बहुजीनी वंशागति। प्रभावी एलील कितनी है उसके हिसाब से, जबकि मेंडेलिज्म वाले लोग क्वांटिटेटिव लक्षण थे, मतलब क्वालिटेटिव लक्षण थे, गुणात्मक लक्षण, और यहाँ पर कौन से थे? इन लोग है संख्यात्मक लक्षण है, यानी कि संख्यात्मक गुण है, संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी वही बात है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल ई, 5 जीन है मान लो, तो ये पांचों जीन के कितने हो जाएंगे? 10 एलील, तो 10 में 10 पूरे प्रभावी आएंगे, बहुत लंबा हाइट रहेगा, कम होंगे तो कम होगा। तो बहुजीनी वंशागति की समझ आया होगा, कुछ लक्षणों की वंशागति की बहुत सारे जीनों के द्वारा नियंत्रित होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं सीधा सीधा, है ना, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और देखें, बहुजीनी वंशागति की मानव त्वचा का रंग जो है देखो अलग अलग कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना। मान लीजिए कि 3 जीन मिलकर मानव की त्वचा का रंग को निर्धारित करते हैं, जैसे कि मैं बताया यहाँ पर मानव की त्वचा के रंग को 3 जीन निर्धारित करती है, ठीक है। तो ए बी सी नियंत्रित करती है मानव के त्वचा के रंग को। प्रभावी जीन ए बी सी गहरे रंग की त्वचा के लिए जिम्मेदार है, मतलब प्रभावी वही बताया, ए बी सी जब है पूरे तो इसके पूरे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रहेंगे, पूरे इंटू 2 कर देंगे इसी को, तो गहरे रंग के त्वचा के लिए जिम्मेदार है। जबकि अप्रभावी जीन स्मॉल बी स्मॉल सी हल्के रंग की त्वचा के लिए जिम्मेदार है ये। तो ह्यूमन स्किन कलर जो होती है बहुजीनी वंशागतिकी का उदाहरण है। इसके आगे और देख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर बताया है वही बात जो मैंने बोला, ये पूरे डोमिनेंट एलील यदि आ जाएंगे तो सबसे गहरे रंग की क्या होगी? ये वाली स्किन वाली होगी। सभी अप्रभावी होंगे तो लाइट स्किन वाली होगी, मतलब सबसे हल्के रंग वाली। 3 प्रभावी में से 3 अप्रभावी वाला एलील आ गया तो मध्यम रंग वाली होगी, तो मतलब ऐसी वाली, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी वाले रहेंगे तब, और ये वाले रहेंगे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी वाले रहेंगे तब, है ना। मतलब ये स्मॉल ए वाले रहेंगे तब, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी रहेंगे तब, और ये क्या कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रहेंगे तब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलेनियन पिगमेंट ज्यादा बनाती है, तो इसलिए स्किन का कलर क्या हो जाता है? डार्क। इसमें मिलेनियन पिगमेंट सबसे कम बनते हैं, स्किन का कलर क्या हो जाएगा? लाइट। और इसमें क्या होगा? मिलेनियन पिगमेंट थोड़ा कम मात्रा में बनेंगे तो थोड़ा मध्यम आकार के मध्यम रंग की त्वचा दिखाई देती है, ठीक है। Thus the number of each type of alleles in the genotype determine the darkness of the light skin of the, है ना, darkness lightness of the skin। मतलब वही बताया कि प्रभावी एलील की संख्या कितनी होती है उसके हिसाब से त्वचा का रंग होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फेयर लवली लगा के नहीं बदल सकते, ये जीनोटाइप है ना के हिसाब से ही त्वचा का रंग आता है, या पुट्टी या मेकअप करके हम लोग इसको नहीं बदल सकते किसको? त्वचा के रंग को। हालांकि अपनी खुशी के लिए करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली जिसमें डोमिनेंट एलील की संख्या ज्यादा होगी वो डार्क स्किन वाले लोग रहेंगे, लाइट स्किन वाले लोग वो होंगे जिसमें डोमिनेंट एलील की संख्या कम होगी, ठीक है। तो इसके आगे और देखें, तो ये बहुप्रभाविता में देखें, यहाँ एक एकल जीन कई फिनोटाइपिक अभिव्यक्तियां प्रदर्शित करते हैं, ऐसे जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। बहुप्रभाविता मतलब ये है कि इसमें क्या होगा?
एक जीन जो है, एक जीन एक से ज्यादा लक्षण को, एक से ज्यादा लक्षण को नियंत्रित करेगी, ज्यादा लक्षण। उसमें क्या था, एक लक्षण को बहुत सारे जीन मिलकर कंट्रोल करते थे बहुजीनी में, जबकि इसमें बहुप्रभाविता में एक जीन जो रहेगा क्या करेगा, एक से ज्यादा लक्षण को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, को नियंत्रित करती है, को नियंत्रित करेगी। तो देखो इसको प्लियोट्रॉपिक जीन या बहुप्रभावी जीन। तो पहला क्वेश्चन वही चाहता है, बहुप्रभावी का मतलब क्या है, एक जीन एक से ज्यादा प्रभाव दिखाता है, एक से ज्यादा लक्षण को नियंत्रित करता है। ठीक है, अधिकांश मामलों में प्लियोट्रॉपिक का तंत्र चयापचय मार्गों पर एक जीन का प्रभाव है जो विभिन्न फिनोटाइप में योगदान देता है। मतलब ये है कि ये जो है उपापचय मेटाबॉलिज्म मार्गों पर प्रभावित करता है। तो कैसे होती है वो जानते हैं। तो एक उदाहरण दिया है, मटर में स्टार्च संश्लेषण, और दूसरा फिनाइलकेटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं, फिनाइलकेटोनुरिया और सिकल सेल एनीमिया में उत्परिवर्तित जीन के कई फिनोटाइपिक प्रभाव होते हैं। उदाहरण फिनाइलकेटोनुरिया मानसिक मंदता, बालों और त्वचा के रंजकता में कमी का कारण बनती है ना। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकेटोनुरिया से पीड़ित व्यक्ति देख सकते हैं, है ना, पीड़ित बच्चा है, व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर देखें, सिंगल जीन जो है, ये वाली जो जीन है प्लियोट्रॉपिक की इफेक्ट दिखा रही, मतलब मल्टीपल ट्रेड दिखा रहे हैं, ट्रेड ए, ट्रेड बी, ट्रेड सी है। और इसकी वजह जो कैरेक्टर मतलब लक्षण, ट्रेड का मतलब क्या होता है, लक्षण के विभिन्न एकांतरित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, लक्षण के एकांतरित रूप को ही हम ट्रेड बोलते हैं। तो देखिए 3 ट्रेडों के ऊपर इसका कंट्रोल है इस जीन का, तो इसका हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन, या इसको हम क्या बोलेंगे, बहुप्रभावी जीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज होती है। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया में भी है ना उत्परिवर्तित जीन रहती है, उन लोग भी कई लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसके आगे और देखें, बहुप्रभावी जीन में एक और एग्जांपल दिया है, मटर के पौधों में स्टार्च का संश्लेषण कैसे होती है वो जानते हैं। जब कैपिटल बी जीन द्वारा स्टार्च का संश्लेषण प्रभावी रूप से होता है, इसलिए बड़े स्टार्च के दाने बनते हैं। बड़े स्टार्च के दाने मतलब भाई देखो, स्टार्च को बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम रहेगा तो पूरा बड़े बड़े स्टार्च बनेंगे, मतलब मटर के दाने में बड़ा बड़ा दाना आएगा तो पूरे पूरे बनेंगे। जब दोनों कैपिटल रहेंगे, तो दोनों स्मॉल रहेंगे तो स्मॉल बी वाले में स्टार्च संश्लेषण में कम दक्षता होती है, छोटे स्टार्च के दाने बनते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी मध्यम आकार के बीज स्टार्च के दाने का आकार भी अपूर्ण प्रभाविता दर्शाते हैं। तो मटर के दाने वाले जो रहते हैं अपूर्ण प्रभाविता वाले, जहां पर हम लोग पढ़े थे वहां पर भी दर्शा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल बी वाले लोग प्रभावी स्टार्च संश्लेषण के लिए बड़े आकार के बीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, जबकि स्मॉल बी वाले लोग छोटे आकार के बीज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मध्यम आकार के भी बीज बन रहा है। मतलब ये है कि ये जीन जो है, ये वाला जीन स्टार्च का संश्लेषण भी कर रही है, दूसरा अपूर्ण प्रभाविता भी दिखा रही है। मतलब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को निर्धारित करती है, मतलब इसके साइज को भी निर्धारण कर रही है, साइज को निर्धारण कर रही है। दूसरा साइज का निर्धारण मतलब स्टार्च के संश्लेषण के हिसाब से साइज आएगा उसका। दूसरा क्या करती है, ये वाला जो है अपूर्ण प्रभाविता दिखाती है, अपूर्ण प्रभाविता मतलब मध्यम आकार के बीज बनते हैं, प्रभाविता। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यम आकार के बनना चाहिए गोल, लेकिन मध्यम आकार के बन जाते हैं, ना रिंकल बनती है ना राउंड बनती है, मध्यम आकार के बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। होना चाहिए पूरी तरीके से प्रभावी, लेकिन नहीं हो पाता। तो स्टार्च का संश्लेषण करने वाले जो एंजाइम रहता है पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये मल्टीपल इफेक्ट दिखाते हैं, एक जीन एक से ज्यादा है ना इफेक्ट दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बहुप्रभावी जीन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बहुप्रभावी जीन। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट 3 था है ना आज के क्लास में इतना तक ही है। तो हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम का गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें क्या होती है कि हम मेंडल के बाद में और भी जो आने वाले जो जितने भी फिनोमिना है, जितने भी घटनाएं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सब चीज जो नोट्स मिलेगा है ना, उसको हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर से हमें देख सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं नोट्स वगैरह। और नीट जोन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हमें ये सब चीज और फ्री में देखने को मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।